हाय एवरीवन, एंड नेक्स्ट टॉपिक जिसके साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका नाम है टेलविंड सीएसएस। अब टेलविंड हो सकता है आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने सुना हो जब हमने बूटस्ट्रैप को पढ़ा था। सीएसएस के साथ जैसे हम बूटस्ट्रैप को यूज़ कर रहे थे, बूटस्ट्रैप क्या था, हमारा एक एडिशनल फ्रेमवर्क था जिसके अंदर प्री बिल्ट काफ़ी सारी चीज़ें थी, क्लासेस थी जिनको हम ऐड कर सकते थे अपने नॉर्मल HTML एलिमेंट्स के अंदर, और उससे हम कुछ स्टाइलिंग जो है वो इम्पोर्ट कर सकते थे। वैसा ही कुछ काम टेलविंड हमारे लिए हमें करके देता है। टेलविंड की हेल्प से हमारे पास प्री बिल्ट कुछ क्लासेस होती हैं जिनके अंदर कुछ स्टाइलिंग डिफाइंड होती है, और फिर उन क्लासेस को अपने एलिमेंट्स के अंदर लिखकर, मतलब उनके क्लास एट्रीब्यूट में लिखकर, हम वो जो प्री बिल्ट स्टाइलिंग है उसे इंपोर्ट कर सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं अपने कोड के अंदर। अब टेलविंड को हम इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा ये फ्रेशर, थोड़ा सा एक न्यूअर चीज़ है एज कम्पेयर टू बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप काफ़ी टाइम से चला रहा है, टेलविंड कंपैरेटिवली थोड़ा सा न्यूअर है। बट एक मैं यहाँ आपको एक कॉशन या एक छोटी सी वार्निंग दे देती हूँ कि हम टेलविंड के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रहे होंगे, बट अभी इस स्टेज पे मैं आपको टेलविंड को मास्टर करने की एडवाइस बिल्कुल नहीं दूंगी, बिकॉज इफ यू लुक एट द इंडस्ट्री ट्रेंड्स, टेलविंड अभी इंडस्ट्री के अंदर इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। आई वुड रादर एडवाइज यू टू फोकस ऑन रिएक्ट JS। तो अगर आपको फुल फ्रंट एंड के अंदर जाना है तो मैं आपको बोलूंगी टेलविंड ठीक है, एक न्यू टेक्नोलॉजी है, इसीलिए हम थोड़ा सा कवर कर लेंगे, तो आप वो सीख सकते हो। बट उसके अलावा अगर मास्टर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम जा रहे हैं कि स्पेसिफिकली किस स्किल को मैं सीखूं जिसको कंपनीज डिमांड कर रही हैं, तो उस केस में मैं आपको बोलूंगी कि हमारी बेस्ट बेट कोर्स के बाद और हम एडिशनल क्या क्या जाके सीख सकते हैं उसके लिए होगा कि रिएक्ट JS के अंदर ही हम और ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बनाएं, उसी के अंदर ही हम और ज़्यादा चीज़ें सीखें, या फिर हम टाइपस्क्रिप्ट जैसी जो चीज़ें हैं उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि टेलविंड CSS को हम यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। When we talk about Tailwind CSS is to rapidly build modern websites without ever leaving your HTML। यानी हम बेसिकली सारी की सारी चीज़ें अपने HTML के अंदर लिख रहे होते हैं। अब इसमें सवाल ये आएगा, हम CSS कैसे लिखेंगे फिर अगर हमारे पास CSS होगी ही नहीं। तो पॉइंट ये है कि टेलविंड के अंदर हर चीज़ के लिए, चाहे वो मार्जिन हो गई, पैडिंग हो गई, स्पेसिंग हो गई, फॉन्ट्स हो गए, कार्ड जैसे कंपोनेंट्स हो गए, नैव बार हो गए, काफ़ी सारी चीज़ों की ऑलरेडी प्री बिल्ट क्लासेस हैं। और टेलविंड को यूज़ करने का तरीका ही यही है कि अगर हमें खुद का कुछ कस्टम बनाना है तो उसके लिए हम टेलविंड की क्लासेस को यूज़ करके ही वो चीज़ कस्टम बनाएं, यानी मल्टीपल क्लासेस को अपने HTML टैग्स के अंदर ऐड करें, तब जाके कस्टम चीज़ बनाएं। हमें ज़्यादा चीज़ें अपनी CSS फाइल के अंदर ना लिखनी पड़े। दैट इज़ द एंटायर पॉइंट ऑफ टेलविंड। एंड इसीलिए मैंने शुरुआत में आपको कॉशन की वार्निंग दी कि टेलविंड को एज अ बिगिनर जब हम सीखते हैं तो हमारा थोड़ा सा स्टीप कर्व होता है, यानी हो सकता है एज अ बिगिनर टेलविंड को अच्छे से सीखने में, अच्छे से इसके ऊपर हाथ जमाने में हमें कई सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाने पड़े। तो वार्निंग मैंने सिर्फ इसीलिए ली है कि टेलविंड ठीक है, इट इज़ अ स्टीप कर्व, अच्छी टेक्नोलॉजी है, इसको हम सीख भी सकते हैं जाके, बट अभी इंडस्ट्री के अंदर कंपनीज एज सच उसको उतना डिमांड नहीं कर रही जितना टाइम हम इसके ऊपर इन्वेस्ट कर देंगे सीखने के लिए। इसीलिए अगर हम एक बिगिनर लेवल ट्यूटोरियल या एक मेन कॉन्सेप्ट का जो ट्यूटोरियल है इसी को कर लेते हैं तो आई थिंक इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। इसके बाद अगर आपका खुद का इंटरेस्ट जागता है इस टेक्नोलॉजी की तरफ, तब हम इसको जाके और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं, और ज़्यादा एक्सप्लोर करने का मतलब होगा कि इसके अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बनाना, क्योंकि टेक्नोलॉजीज़ को हम एक पॉइंट तक पढ़ सकते हैं, उसके बाद उनको और अच्छे से सीखने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा उनके अंदर प्रोजेक्ट्स ही बनाने पड़ेंगे। अब टेलविंड कहता है इट अलाउज यू टू बिल्ड योर वेबसाइट्स विदाउट एवर लीविंग योर HTML, एंड ऑल्सो इट इज़ अ यूटिलिटी फर्स्ट फ्रेमवर्क। टेलविंड एक यूटिलिटी फर्स्ट फ्रेमवर्क है, मतलब इसका मेन फोकस किसकी तरफ है, ऑन प्रोवाइडिंग यूटिलिटी क्लासेस। यूटिलिटी क्लासेस यानी जो अच्छे से यूज़ हो पाएँ वो क्लासेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमें पैडिंग देनी है तो टेलविंड के अंदर अगर हमें पैडिंग लेफ्ट देनी है तो हम PL यूज़ कर सकते हैं डैश, और फिर लेट्स सपोज हमें कुछ डिफाइंड पैडिंग्स होती हैं, जैसे टेलविंड के अंदर 1 का मतलब होता है 0.25 रैम, तो 4 का मतलब होगा 1 रैम। तो अगर हमें पैडिंग देनी है फ्रॉम लेफ्ट विच शुड बी इक्वल टू 1 रैम, तो सिंपली ये वाली क्लास है जिसको हम अपने HTML एलिमेंट के अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर हमें चारों कॉर्नर से मार्जिन देनी है तो उसके लिए हम लिख सकते हैं M, और अगर हमें 1 रैम की मार्जिन देनी है तो उसके लिए हम लिख सकते हैं 4। तो M4 से मार्जिन लेफ्ट, राइट, बॉटम, टॉप, सारी की सारी डायरेक्शंस की मार्जिन हमारे पास आ जाएगी। तो इस तरीके से सारी की सारी चीज़ें करने के लिए जो हम नॉर्मली CSS के अंदर किया करते थे, उन सब के लिए हमारे टेलविंड के अंदर क्लासेस हैं, और इन्हें हम यूटिलिटी क्लासेस कहते हैं। और टेलविंड का फोकस है कि उसे यूटिलिटी क्लासेस प्रोवाइड करनी है हमें, ना कि नॉर्मल प्लेन CSS, कोई एक्स्ट्रा CSS फाइल प्रोवाइड नहीं होगी, बट एक्चुअल यूटिलिटी क्लासेस प्रोवाइड होंगी CSS की फॉर्म में। अब क्योंकि ये एक यूटिलिटी फर्स्ट फ्रेमवर्क है जिसमें यूटिलिटी क्लासेस के ऊपर फोकस किया जाता है, तो इसको हम कह सकते हैं दैट इट रिड्यूसेस कन्फ्यूजन।
कभी कभार ऐसा होता है कि हम मल्टीपल एलिमेंट्स के अंदर जब वी हैव अ वेरी लार्ज कोड बेस, तो उस कोड बेस के अंदर कभी कभी अगर हम क्लासेस के नाम देने लगते हैं तो वो कई बार कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। हो सकता है कोई मेन क्लास नाम हो, मेन हो सकता है हमारी मेन कंटेंट के अंदर भी किसी डिव की क्लास का नाम हो, मेन हो सकता है हमारे फुटर के अंदर भी किसी डिव के अंदर या किसी एल के अंदर या किसी यूएल के अंदर हमारा नाम हो। तो ऐसे केसेस में जो क्लासेस के नाम होते हैं बड़े कोड बेसिस में क्लैश कर सकते हैं। तो इसीलिए इट रिड्यूसेस कन्फ्यूजन। अगर हमारे पास ऑलरेडी प्री बिल्ट क्लासेस होती हैं, हमें अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, पहले ही हमारे लिए मैक्सिमम क्लासेस बनी हुई हैं जिसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। सेकेंड, टेलविंड को यूज करने का बेनिफिट ये रहता है कि इससे हमारा जो फाइनल प्रोडक्शन का बंडल साइज होता है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने कोड के अंदर 2 ही क्लासेस यूज की, एक आपने पैडिंग की क्लास यूज की, एक आपने मार्जिन की क्लास यूज की, आपने और कोई क्लास यूज नहीं की। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब आपका प्रोडक्शन बंडल क्रिएट होगा, प्रोडक्शन बंडल कहने का मतलब है जब आपका जो भी हमने टेलविंड के अंदर सारा का सारा कोड लिखा है उससे हमारी जो फाइनल फाइल्स क्रिएट होके आएंगी, उन फाइल्स के अंदर टेलविंड की सारी प्री बिल्ट क्लासेस होंगी। ऐसा नहीं होता। ब्राउजर के पास फाइनली जो कोड पहुंचेगा, ब्राउजर के पास फाइनली जो CSS पहुंचेगी, उस CSS के अंदर सिर्फ वही क्लासेस और सिर्फ उन्हीं क्लासेस का लॉजिक एंड कोड होगा जिनको हमने यूज किया है। तो एक्स्ट्रा चीजें जिन्हें हम यूज ही नहीं कर रहे वो हमारे प्रोडक्शन बंडल के अंदर एंटर नहीं करेंगी। तो इससे हमारा जो फाइनल बंडल क्रिएट होता है उसका साइज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज नहीं होता, सिर्फ वही चीजें आती हैं जिनको हम यूज कर रहे होते हैं। तो ये 2 छोटे से बेनिफिट होते हैं टेलविंड को यूज करने के। इसके साथ साथ लेट्स गो एंड एक्सप्लोर द टेलविंड CSS वेबसाइट। वी कैन सर्च फॉर टेलविंड CSS एंड फाइनली हम इस पेज पर पहुंचेंगे विच इज़ tailwindcss.com। यहाँ से हमें दिख रहा है काफ़ी सारी चीज़ें, अ यूटिलिटी फॉर CSS फ्रेमवर्क पैक्ड विद क्लासेस लाइक, जैसे अगर आपको फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करना है तो आपको सिर्फ फ्लेक्स क्लास ऐड करनी है। PT4 मैंने आपको बता ही दिया, दिस इज पैडिंग फ्रॉम टॉप। टेक्स्ट सेंटर मतलब हम अपना टेक्स्ट सेंटर की तरफ लाना चाहते हैं, रोटेट 90। तो इस तरीके से एनिमेशन और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम डायरेक्टली अपने मार्कअप के अंदर यानी HTML के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड जब करेंगे तो हमारे पास ये प्रॉपर हमारी डॉक्यूमेंटेशन आएगी कि किस तरीके से हम टेलविंड को इंस्टॉल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब टेलविंड को यूज़ करने के या इसको इंस्टॉल करने के कई सारे तरीके होते हैं। इनमें से हम 2 जो सबसे फ्रीक्वेंटली यूज तरीके हैं उनको एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अब इनमें से सबसे पहला तरीका जिसे हम एक्सप्लोर करेंगे दैट इज गोइंग टू बी प्ले CDN, यानी हम एक CDN लिंक इंक्लूड करेंगे और फिर टेलविंड CSS को यूज़ कर रहे होंगे। अब CDN को यूज़ करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी छोटा सा कोड होना चाहिए। तो अपने VS कोड के अंदर हमने टेलविंड CSS नाम का एक फोल्डर बनाया हुआ है। इस टेलविंड CSS फोल्डर के अंदर वी आर गोइंग टू क्रिएट वन index.html फाइल। index.html के अंदर हम अपना नॉर्मल बॉयलर प्लेट जनरेट कर लेंगे और इसे कह देंगे टेलविंड CSS डेमो। अब टेलविंड CSS को यूज़ करने का सबसे आसान तरीका होता है CDN लिंक। CDN यानी डायरेक्ट आपको बस एक लिंक पेस्ट करना है। तो जो स्टेप्स हमें वेबसाइट के अंदर दिए हुए हैं उन्हीं को हम फॉलो करेंगे। ऐड द प्ले CDN स्क्रिप्ट टू योर HTML। ये जो स्क्रिप्ट टैग है इसको हम कॉपी कर लेंगे एंड इसे अपने HTML के अंदर हमने पेस्ट कर दिया। एंड सेकेंड स्टेप इज़ टू ट्राई कस्टमाइजिंग योर कॉन्फिग। अभी हमारे पास एज सच कॉन्फिग नहीं है, तो ये कॉन्फिग क्या है इसको हम इग्नोर कर देते हैं कम्प्लीटली एंड ट्राई एडिंग सम कस्टम CSS। अब हम अपनी कस्टम CSS जो है उसको ऐड करना स्टार्ट करेंगे। लेट्स कम टू आवर कोड एंड यहाँ पर आई एम गोइंग टू क्रिएट एन H1 के अंदर हम लिखेंगे टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड। इसे कर लेते हैं सेव एंड अपनी इस फाइल को हम ओपन करेंगे अपने ब्राउजर के अंदर। सो दिस इज बेसिकली आवर हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट। एक अजीब सी चीज़ आप नोटिस करोगे कि ये जो हेलो वर्ल्ड का टेक्स्ट है, इवन दो हमने H1 के अंदर लिखा हुआ है, बट ये थोड़ा सा हमें छोटा दिखाई दे रहा है साइज में। उसका रीज़न है हमारी टेलविंड की प्री बिल्ट स्टाइलिंग। यानी अब अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा नॉर्मल हेलो वर्ल्ड है जो H1 के अंदर दिखाई देना चाहिए, पर जैसे ही हम टेलविंड ऐड कर देते हैं सारे के सारे जो H1 होते हैं, अगर हम H2 भी क्रिएट करें यहाँ पर, लेट मी क्रिएट एन H2। सो दिस इज माई H2 एंड इसी तरीके से हम H3 क्रिएट कर सकते हैं। तो सारी की सारी जो हमारी डिफरेंट हेडिंग्स होती हैं, पैराग्राफ्स होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट सारे के सारे सेम साइज़ के हो जाएंगे। उनके अंदर कोई स्टाइलिंग में डिफरेंसेस नहीं रहेगा क्योंकि टेलविंड एक तरीके से रिफ्रेश कर देता है चीज़ों को। अब अगर आपको कोई स्टाइलिंग ऐड करनी है तो वो हमें अपने हिसाब से ऐड करनी पड़ेगी टेलविंड की क्लासेस को यूज़ करके। तो उसमें अगर हम चाहते हैं कि टेक्स्ट का साइज़ बढ़ाओ तो उस केस में हमें यहाँ पे क्लासेस को ऐड करना पड़ेगा।
या अभी के लिए क्योंकि हमने टेक्स्ट का साइज़ कैसे चेंज करते हैं, चीज़ों को बोल्ड कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें नहीं सीखी है, तो एक बेसिक सी क्लास हम ऐड करके देखते हैं विच इज़ कॉल्ड अंडरलाइन। अगर हमें किसी भी टेक्स्ट के अंदर अंडरलाइन ऐड करनी होती तो नॉर्मल केसेस में हम क्या करते हैं, नॉर्मल केसेस में इसे हम कोई क्लास देते या H1 हेडिंग है तो H1 के हिसाब से रखते और टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी को सेट करते टू अंडरलाइन। बट यहाँ पे हमारे पास टेलविंड में ऑलरेडी एक क्लास होती है जिसका नाम है अंडरलाइन, जो टेक्स्ट डेकोरेशन हमारे लिए ऐड कर देता है। इसको सेव करेंगे एंड इफ़ आई रिफ्रेश तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड के लिए हमारे पास आ गई है एक अंडरलाइन। लेट मी जूम इन थोड़ा सा। सो दिस इज़ माई अंडरलाइन। तो इस तरीके से अंडरलाइन आ गई। अगर हम चाहते हैं कि मुझे इसे कोई मार्जिन देनी है फ्रॉम लेफ्ट, तो मार्जिन लेफ्ट ऑफ 1 रेम हम दे सकते हैं ML4 करके। रिफ्रेश करेंगे तो ये क्या हो गया, थोड़ा सा राइट की तरफ शिफ्ट हो गया। तो इस तरीके से हम मार्जिन भी ऐड कर सकते हैं, हम चाहें तो पैडिंग भी ऐड कर सकते हैं। तो कई सारी डिफरेंट स्टाइलिंग है। जैसे हम बूटस्ट्रैप के अंदर चीज़ें किया करते थे, बूटस्ट्रैप के अंदर बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन थी, डिफरेंट कंपोनेंट्स थे जिनको हम सर्च करते थे, देखते थे। उसी तरीके से टेलविंड के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें। अभी उन चीज़ों को एक्सप्लोर करने से पहले सही चीज़ है कि हम एक बार टेलविंड को यूज़ कैसे करते हैं वो सीख लें। तो टेलविंड को CDN के थ्रू यूज़ करने का ये तरीका होता है। बट जनरली जब हम टेलविंड को CDN के थ्रू यूज़ करते हैं, इट इज़ गुड फॉर डेवलपमेंट बट इट इज़ नॉट गुड फॉर प्रोडक्शन। इफ़ यू इंस्पेक्ट एंड लुक एट द कंसोल, हमारे पास एक वार्निंग आती है कि CDN tailwind CSS.com जो है ये हमें प्रोडक्शन के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। To use Tailwind CSS in production, install it as a post CSS plugin और use the Tailwind CLI। यानी हमें CDN लिंक को प्रोडक्शन कहने का मतलब है कि एक्चुअली अगर आप अपने प्रोजेक्ट को बाद में जाके डिप्लॉय कराना चाह रहे हो, दूसरे लोगों के साथ शेयर करना चाह रहे हो, तो उस केस में हमें CDN यूज़ नहीं करनी चाहिए। उस केस में व्हाट वी शुड डू, वी शुड यूज़ द CLI या पोस्ट CSS प्लगइन हमें यूज़ करना चाहिए। अब वैसे तो हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, टेलविंड को हम बेसिक से सीख रहे हैं, तो उसके लिए CDN यूज़ करने में एज सच हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एज अ स्टूडेंट अगर हम सिर्फ प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हमें पता है हम फ्रेशर लेवल पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे एज सच डिप्लॉयमेंट लेवल का हमें चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी ताकि आप में से कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है जिनका इंटरेस्ट हो, तो उनके लिए हम दिखा देते हैं कि किस तरीके से CDN के अलावा जाके प्रोडक्शन लेवल पे हम टेलविंड के प्रोजेक्ट्स को सेटअप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम टेलविंड को यूज़ कर सकते हैं यूजिंग टेलविंड CLI। अब टेलविंड CLI के लिए ऑलरेडी हमारे कंप्यूटर, हमारे सिस्टम के अंदर नोड इंस्टॉल्ड होना चाहिए, और क्योंकि हमने बैकएंड Node.js से ही किया है तो ऑलरेडी हमारे पास नोड इंस्टॉल्ड है। तो एक बार अपने CLI के इंस्ट्रक्शंस पे आ जाते हैं। इसी पेज पर जो इंस्टॉलेशन डॉक्यूमेंटेशन के अंदर इंस्टॉलेशन वाला पेज है, हम जाएंगे यूजिंग पोस्ट CSS, मतलब हम पोस्ट CSS प्लगइन वाला जो तरीका है उसे यूज़ करने वाले हैं। इसके लिए फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है कि टर्मिनल के अंदर हमें इस कमांड को पेस्ट करना पड़ेगा। तो इसको कॉपी कर लेते हैं एंड टर्मिनल के अंदर यहाँ पर वी आर गोइंग टू पेस्ट दिस कमांड। उसके बाद हम एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे करने वाले हैं। हम चाहते हैं कि हमें बार बार, अभी जैसे हमें कोई भी हम चेंजेस कर रहे थे तो हमें बार बार क्या करना पड़ता था, HTML पेज पे हमें रिफ्रेश करना पड़ रहा था। पर हम क्या चाहते हैं, हमारे लिए ऑटो रिफ्रेश हो जाए, काफ़ी सारी चीज़ें ऑटो अपडेट हो जाए। उसके लिए वी आर गोइंग टू मेक इट अ वाइट प्रोजेक्ट। तो npm इंस्टॉल वाइट यहाँ पे हम करने वाले हैं। वाइट को हमने रिएक्ट पढ़ते टाइम यूज़ किया था, तो उसी सेम वाइट को हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। नेक्स्ट हमें ये सेकंड कमांड रन करनी है, पर इसको हमें नॉर्मली रन नहीं करना। इस सेकंड कमांड को रन करने के लिए हम लिखेंगे ये कमांड, साथ के साथ हम इसमें एक फ्लैग यूज़ करेंगे विच विल बी द -p फ्लैग। -p फ्लैग से ये जो पोस्ट CSS प्लगइन है, हम इसके लिए -p फ्लैग से हमारे लिए एक एडिशनल फाइल क्रिएट होगी जो हमारे पोस्ट CSS के लिए क्रिएट होगी। तो इसे एंटर कर देते हैं। तो अब एकदम से पहले हमने npm init किया था तो हमारे लिए नोड मॉड्यूल्स आए थे, हमारे लिए package.json आया था, package.json आया था। ओके, अब हमारे लिए जैसे ही हमने npx किया तो 2 फाइल्स जनरेट हुई हैं। एक है tailwind config.js, ये फाइल्स package.json, package lock, ये सब के बारे में हमें ऑलरेडी पता है। ये 2 नई फाइल्स जनरेट हुई हैं। एक है tailwind config जिसके अंदर tailwind की कॉन्फ़िगरेशंस हम लिखते हैं, सेटिंग्स हम लिखते हैं, और एक है हमारे पास post CSS config। इस post CSS config को तो हम क्रॉस कर देंगे, और tailwind config के अंदर वी आर गोइंग टू राइट समथिंग इन कंटेंट। कंटेंट के अंदर बेसिकली हम बताते हैं कि हमारा CSS जो टेलविंड की CSS है वो कहाँ कहाँ पे अप्लाई करनी चाहिए। अगर आपने कई सारी HTML फाइल्स बनाई हैं और आप चाहते हो एक ही फाइल के अंदर, 2 ही फाइल्स के अंदर अप्लाई हो, तो फिर हम वो 2-3 फाइल्स जो हैं उनको मेंशन कर सकते हैं। पर ओवरऑल अगर हम अपने पूरे प्रोजेक्ट के अंदर टेलविंड CSS को यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए वी कैन यूज़ डबल कोट्स या स्ट्रिंग्स, और उसके अंदर हम लिख सकते हैं स्टार। स्टार कहने का मतलब है कि टेलविंड CSS हर जगह हम यूज़ करना चाहते हैं। इसको सेव कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास ये पोस्ट CSS कॉन्फ़िगरेशन फाइल आ गई है।
टेम्पलेट के अंदर हमने अपना पाथ ऐड कर दिया कि हम कहाँ कहाँ अपनी CSS को यूज़ करना चाहते हैं कंटेंट के अंदर। नेक्स्ट हमें अपने लिए एक CSS फाइल बनानी पड़ेगी। इसको हम style.css भी कह सकते हैं, इसको हम input.css भी कह सकते हैं। यहाँ पे इसे main.css बोला हुआ है। वी कैन नेम इट एनीथिंग वी वांट। तो हम इसको style.css कह लेते हैं। style.css के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, ये 3 जो चीज़ें हैं इनको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो add the tailwind directives for each of the tailwind's layers to your main CSS फाइल। तो tailwind की 3 मेन लेयर्स होती हैं और ये उन्हें ऐड करने का तरीका है, डायरेक्टिव्स है, डायरेक्शंस है। तो टेलविंड की 3 लेयर्स होती है, एक होती है हमारी बेस लेयर, एक होती है हमारी कंपोनेंट लेयर। हर लेयर के अंदर कुछ ना कुछ CSS डिफाइंड होती है और फिर लास्ट में ये जो यूटिलिटी लेयर्स है, यहाँ से हमारी यूटिलिटी क्लासेस जनरेट होती हैं। तो इस तरीके से तीनों लेयर्स को हम अपनी style.css फाइल के अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस पे। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस में हमें कुछ नहीं करना, हमें अपना सर्वर स्टार्ट करना है। पर उसको करने से पहले, बिल्ड को स्टार्ट करने से पहले वी आर गोइंग टू मेक वन मोर चेंज। और ये चेंज आपको डॉक्यूमेंटेशन के अंदर दिखाई नहीं देगा, तो जो स्टेप्स मैं बता रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है, इनको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट चेंज जो हम करेंगे वो हमारी package.json के अंदर होगा। क्योंकि हमने वाइट को इंस्टॉल किया है तो हम चाहते हैं कि जब भी हमारी जो पैकेजिंग हो, बंडलिंग हो, पूरा हमारा जो सर्वर जो है स्टार्ट हो, वो स्टार्ट होना चाहिए यूजिंग वाइट। तो उसके लिए हम स्क्रिप्ट्स ऐड कर सकते हैं। स्क्रिप्ट्स के अंदर वी आर गोइंग टू ऐड अ कमांड स्टार्ट यूजिंग वाइट। इसको हम सेव कर लेते हैं। तो package.json के अंदर हमें इस चीज़ को ऐड करना है। इसे अब क्रॉस कर देते हैं। एंड नेक्स्ट थिंग दैट वी कैन डू इज़, हम चाहें तो अब ये CDN वाला जो स्क्रिप्ट टैग है इसको यहाँ से कम्प्लीटली हटा सकते हैं। और नेक्स्ट चीज़ जो हम करेंगे, इसे क्लियर कर लेते हैं। दैट विल बी npm run start। एंटर किया, वाइट स्टार्ट हो गया। इसको कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पर आ जाते हैं। लेट्स पेस्ट इट। अभी ये जो चीज़ हम देख रहे हैं इसके अंदर ये H2 है, ये H3 है, ये नॉर्मल H1 हेडिंग है। तीनों के अंदर कोई स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हो रही। स्टाइलिंग अप्लाई ना होने का रीज़न ये है कि हमने तो अभी कोड नॉर्मल HTML के अंदर लिखा हुआ है। हमें इस HTML को इस CSS के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम नॉर्मल वही तरीका यूज़ करेंगे। लिंक रिलेशन इज इक्वल टू स्टाइल शीट एंड href इज इक्वल टू style.css। अब इसको सेव कर लेते हैं। ऑटो रिफ्रेश हो गया और हमारे लिए हमारी चेंजेस हमें यहाँ जाके रिफ्लेक्ट होके दिखाई दे रहे हैं। यानी बाय डिफॉल्ट पता चल रहा है सारी की सारी जो क्लासेस हैं अप्लाई हो गई, स्टाइलिंग आ गई, मतलब टेलविंड अब अपना काम करना स्टार्ट कर रही है। अब ये पॉसिबल कैसे हो पाया? इवन दो हमने तो स्टाइल शीट नॉर्मल style.css को इंक्लूड किया है और style.css में कोई स्टाइलिंग एडेड ही नहीं है। बट ये जो 3 लाइनें हमने लिखी हैं, इन 3 लाइनों की वजह से हमारे लिए हमारी CSS जनरेट हुई होगी। एंड इनफैक्ट अगर आप इंस्पेक्ट करके देखोगे, इफ़ यू इंस्पेक्ट, लेट्स गो टू दिस एलिमेंट, इस H1 के पास जाते हैं तो H1 के लिए हमें दिखाई देगा इसके अंदर एक डॉट अंडरलाइन नाम की क्लास ऑलरेडी है जो टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन ये चीज़ इसे दे रही है। मार्जिन लेफ्ट 4 नाम की क्लास, ML4 नाम की क्लास है जो इसे मार्जिन लेफ्ट दे रही है 1 रेम के इक्वल। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर जाएंगे H3 के पास तो इसके पास भी एज सच अभी कोई क्लासेस नहीं है, बट हम चाहें तो अपनी ऑटो जनरेटेड जो CSS है उसे भी देख सकते हैं कि क्या CSS फाइल जनरेट हुई है। फाइनली CSS फाइल जो जनरेट हुई है उसको देखने के लिए ये जो style.css है इस पर हम क्लिक कर सकते हैं और हमारे लिए जो CSS फाइनली जनरेट हुई है जो ब्राउज़र के पास गई है वो एक्चुअली काफ़ी लंबी है। कितनी बड़ी है? उसके अंदर भी 494 के करीबन लाइंस है और इसमें लास्ट में आप 2 क्लासेस देख रहे होगे। ये 2 क्लासेस एक्स्ट्रा ऐड हुई हैं। ये 2 कौन सी क्लासेस हैं? ये 2 वो क्लासेस हैं जिनको हम अपने कोड के अंदर यूज़ कर रहे हैं, अंडरलाइन एंड ML4। यानी यहाँ पर हमारे पास अंडरलाइन हमने यूज़ किया, ML4 यूज़ किया। अगर हम पैडिंग भी देना चाहते हैं तो वी कैन यूज़ पैडिंग 4। सेव कर लिया। यहाँ पे अब आप जैसे ही नोटिस करोगे ये पैडिंग 4 वाली क्लास हमारे पास एक्स्ट्रा ऐड होकर आ गई और यहाँ हेलो वर्ल्ड के आसपास हमें दिख रहा है कि एक एडिशनल पैडिंग भी हमारे लिए ऐड हो गई है। तो इस तरीके से हमने ये तो देख लिया कि टेलविंड क्या है, यूटिलिटी फर्स्ट है, क्लासेस से ही सारी की सारी स्टाइलिंग ऐड होती है। दूसरी चीज़ जो हमने नोटिस की कि बंडल साइज एज सच इंक्रीज नहीं होगा। जिन क्लासेस को हम यूज़ कर रहे हैं सिर्फ वही क्लासेस फाइनली ब्राउज़र के पास पहुंच रही होंगी। ऐसा नहीं है सारी की सारी जो प्री बिल्ड क्लासेस हैं वो पहुंच जाएंगी। तो ये बेनिफिट होता है टेलविंड को यूज़ करने का। एंड इसका जो प्रोसेस है CLI को यूज़ करने का उसको एक बार थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं। प्रोसेस इज़ लाइक दिस कि सबसे पहले तो हमें इस कमांड को रन करना है। ये जो हमारी npm tailwind को इंस्टॉल करने वाली कमांड है
विंड को इंस्टॉल करने वाली कमांड है, इसे रन करना है। और इसे कहाँ से रन करना है? इसे हमें रन करना है पोस्ट CSS वाले टैब से। ये जो हमारा पोस्ट CSS वाला टैब है, ये मैं आपको इसलिए लिख के दे रही हूँ ताकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप भी एक बार नोट डाउन कर सके अपने नोट्स के अंदर, सो यू डोंट हैव टू लुक एट द लेक्चर्स अगेन एंड अगेन। सबसे पहले हमें इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा, दूसरी बार हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा वाइट को। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा? थर्ड स्टेप में हम इसी कमांड को यूज़ करेंगे, यानी हम लिखेंगे npx tailwind CSS को इनिशियलाइज कर रहे हैं, इनिट कर रहे हैं, बट विद अ -p फ्लैग। ये जो -p फ्लैग है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चीज़ जो हम करेंगे वो अपनी इस tailwind config.js के अंदर, tailwind config.js के अंदर हम अपने कंटेंट में ऐड कर देंगे दिस स्टार। इस स्टार से हम बता रहे हैं कि हमारी टेलविंड हर जगह अप्लाई होनी चाहिए। फिफ्थ स्टेप में हम क्या करने वाले हैं? अपने लिए अपनी style.css या main.css या input.css जो भी फाइल है उसको क्रिएट करेंगे, और उसके अंदर हमें ऐड किस चीज़ को करना है? उसके अंदर हमें इन डायरेक्टिव्स को ऐड करना है। तो वी हैव टू ऐड द डायरेक्टिव्स देयर। एंड सिक्स स्टेप के अंदर हमें अपने package.json के अंदर चेंजेस करने हैं। package.json के अंदर हमें ऐड करना है स्टार्ट के लिए अपने वाइट को। सेवेंथ स्टेप में वी हैव टू लिंक CSS विद HTML। एंड इन सारे के सारे स्टेप्स के बाद फाइनली जो कमांड रन करनी है दैट विल बी npm run start। इस कमांड को लिखने से हमारा क्या होगा? हमारा जो कोड है वो स्टार्ट हो जाएगा, सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, और वाइट के थ्रू हमारा प्रोजेक्ट जो है वो हमारे लिए ऑटो रिफ्रेश होता रहेगा। तो इस तरीके से वी आर गोइंग टू यूज टेलविंड CSS। ये हो सकता है फर्स्ट टाइम लेंदी तरीका लगे, बट अगर आप प्रॉपरली टेलविंड को यूज़ करना चाहते हो तो दिस इज़ द प्रॉपर वे टू डू इट। नेक्स्ट चीज़ जिसको टेलविंड के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, ये है हमारे पास टाइपोग्राफी एंड साइजिंग। टाइपोग्राफी कहने का मतलब है फॉन्ट रिलेटेड चीज़ें। तो हम धीरे धीरे पहले तो कुछ कुछ कंपोनेंट्स को समझेंगे टेलविंड के, जो एसेंशियल है, जिनको हम डे टू डे बेसिस पे एज सच CSS के अंदर भी यूज़ करते आ रहे हैं। तो पहले हम नॉर्मल बेसिक चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद हम एक एक्टिविटी के थ्रू जानेंगे कि किस तरीके से सारे कॉन्सेप्ट्स को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं इनटू बिल्डिंग समथिंग। तो टेलविंड के अंदर इफ़ वी हैव टू गो एंड सर्च फॉर टाइपोग्राफी, तो इसी डॉक्यूमेंटेशन वाले पेज पर ही अगर हम नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हमें दिखाई देंगी। हमें लेआउट के लिए काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई देंगी। फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड अप्लाई करना है तो कौन सी क्लासेस ज़रूरी हैं, स्पेसिंग के लिए क्या क्लासेस ज़रूरी हैं, साइजिंग के लिए क्या क्लासेस ज़रूरी हैं, फाइनली टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी में लेट्स स्टार्ट विद फॉन्ट फैमिली। अब फॉन्ट फैमिली के लिए लेट्स सपोज अगर हमें अलग अलग फॉन्ट फैमिलीज़ को यूज़ करना है तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग क्लासेस हैं। हम फॉन्ट सैंस लिख सकते हैं, डायरेक्टली हमें क्लास का नाम इंक्लूड करना है। तो यहाँ एक क्विक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि एक पैराग्राफ बना, उसके अंदर फॉन्ट सैंस लिखा, तो ये जो जितनी भी क्लासेस हैं, मतलब प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हमारे लिए इंक्लूड हो जाएंगी। तो यहाँ पे ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेशन में लिखा होता है कि किस क्लास का क्या मतलब है। उस क्लास का मतलब अगर वो क्लास अगर आप इंक्लूड कर रहे हो तो CSS के अंदर किस चीज़ के वो इक्विवेलेंट है। तो लेट्स क्रिएट 3 पैराग्राफ। यहाँ पर व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन क्रिएट 3 पैराग्राफ्स एंड इनके अंदर लॉरम इप्सम से हम थोड़ा थोड़ा जो अपना टेक्स्ट है उसको जनरेट कर लेते हैं। तो ये हमारे 3 पैराग्राफ्स हो गए। तीनों पैराग्राफ्स अभी नॉर्मली एक जैसे दिखाई दे रहे होंगे। ये तीनों पैराग्राफ्स, इनके अंदर हम फॉन्ट फैमिली इंक्लूड करेंगे। तो फर्स्ट के अंदर इंक्लूड करते हैं फॉन्ट सैंस। लेट्स गिव इट अ क्लास ऑफ फॉन्ट सैंस। नेक्स्ट के अंदर वी आर गोइंग टू गिव इट फॉन्ट सेरिफ। एंड तीसरे के अंदर हम क्लास देने वाले हैं फॉन्ट मोनो। अगर क्लासेस का नाम लिखने में मिस्टेक हो जाती है तो उस केस में वो क्लासेस की स्टाइलिंग अप्लाई नहीं होगी, तो करेक्ट नाम लिखना ज़रूरी है। एंड एज सच हमें क्लासेस के नाम याद भी नहीं रखने। अगर आप टेलविंड CSS को और एक्स्ट्रा सीखने में इंटरेस्टेड हो तो आपको 5-6 अगर आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे तो बेसिक क्लासेस आपको वैसे ही याद हो जाएंगी। एंड उसके अलावा मैक्सिमम हम उन बेसिक क्लासेस को ही मोस्टली रिपीट कर करके यूज़ कर रहे होते हैं हर प्रोजेक्ट के अंदर। कुछ क्लासेस होंगी जो आपको हमेशा देखनी पड़ेंगी, क्योंकि हो सकता है कंफ्यूजिंग नाम हो सकता है वो इतनी फ्रीक्वेंटली यूज क्लासेस ना हो। तो एज सच हमें नाम याद रखने पे फोकस नहीं करना। शुरुआत में एज अ बिगिनर शुरू के 2-3 प्रोजेक्ट्स के लिए हम बिल्कुल बिना किसी परेशानी के अपने डॉक्यूमेंटेशन को खोलने के साथ ही अपने कोड को लिख सकते हैं।
सो नाउ इफ वी लुक एट द कोड, तीनों जो पैराग्राफ्स हैं, इस पैराग्राफ एंड इस पैराग्राफ को अगर आप नोटिस करोगे, तीनों के अंदर डिफरेंट फॉन्ट यूज हो रहा है. दिस इज अ डिफरेंट फॉन्ट, दिस इज अ डिफरेंट फॉन्ट एंड दिस इज अ डिफरेंट फॉन्ट. तो इस तरीके से हम अपनी फॉन्ट फैमिली को यूज कर सकते हैं. फॉन्ट फैमिली के बाद हमारे पास फॉन्ट स्टाइलिंग भी होती है. फॉन्ट स्टाइलिंग कहने का मतलब है हमारा फॉन्ट साइज कितना बड़ा या कितना छोटा होना चाहिए. तो जनरली फॉन्ट स्टाइलिंग शुरू होती है टेक्स्ट एक्सेस यानी एक्स्ट्रा स्मॉल, और यहाँ लिखा भी होगा एक्स्ट्रा स्मॉल. कहने का मतलब है कि इसमें फॉन्ट साइज होगा 0.75 रेम्स विच इज इक्विवेलेंट टू 12 पिक्सल्स एंड लाइन हाइट आपकी होगी इक्वल टू 1 रेम. उसके अलावा हमारे पास स्मॉल होता है. अगर हमें बेस चाहिए तो बेस होता है विच इज इक्वल टू 1 रेम, 16 पिक्सल्स हमें ऑलरेडी पता है. टेक्स्ट लार्ज भी आप कर सकते हो, एक्सेल कर सकते हो, 2 एक्सेल, 5 एक्सेल, इस तरीके से टेक्स्ट को बढ़ाया जा सकता है. टिल 9 एक्सेल तक हम इस टेक्स्ट को लेकर जा सकते हैं. तो एक चीज़ ट्राई करते हैं, लेट्स क्रिएट 3 हेडिंग्स. एक हमने H1 क्रिएट किया, दिस इज H1. इसी तरीके से हम H2 एंड H3 क्रिएट करते हैं. ये हमारा H2 हो गया एंड ये हमारे लिए हमारा H3 हो गया. सेव एंड यहाँ आ जाते हैं. अभी हमारे H1, H2, H3 बिल्कुल एक जैसे दिखाई दे रहे हैं. इन्हें अब चेंज करने के लिए व्हाट वी कैन डू इज वी कैन ऐड सम स्टाइलिंग. तो जो हमारा H1 है उसे तो दे देते हैं, लेट्स ट्राई 5 एक्सेल, टेक्स्ट 5 एक्सेल, इसको क्लास दे देते हैं टेक्स्ट 5 एक्सेल. सेव. यहाँ आएंगे. नाउ दिस इज़ अ लार्जर हेडिंग, थोड़ी सी साइज में बड़ी होकर आई है. H2 की जो है इससे थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए, तो उसको 3 एक्सेल हम दे सकते हैं. क्लास टेक्स्ट 3 एक्सेल. सो दिस विल बी आर H2 एंड H3 के लिए वी कैन गिव इट एक्सेल, क्लास टेक्स्ट एक्सेल. तो ये हमारा H3 बन जाएगा. हम चाहें तो इन हेडिंग साइजेस को और ज़्यादा इंक्रीज भी कर सकते हैं. इसको 6 एक्सेल दे देते हैं, इसे 4 दे देते हैं एंड इसे 2 दे देते हैं. रिफ्रेश किया तो ये हमारी तीनों की तीनों हेडिंग्स हमारे पास आ गई. तो अगर हमें वो हेडिंग्स के डिफरेंट साइजिंग वाला इफेक्ट क्रिएट करना है तो उसके लिए एडिशनली जाके हमें क्लासेस को ऐड करना पड़ेगा अपने एलिमेंट्स के अंदर. नेक्स्ट हम फॉन्ट स्मूदिंग को देख सकते हैं, दैट कंट्रोल्स द फॉन्ट स्मूदिंग ऑफ एन एलिमेंट. या हम फॉन्ट स्टाइल को भी देख सकते हैं कि अगर हमें इटैलिक स्टाइल चाहिए, हमें नॉन इटैलिक स्टाइल चाहिए. जैसे इस H1 हेडिंग के लिए वी कैन कीप इट इटैलिक, तो ये हमारे लिए इटैलिक हेडिंग हो जाएगी. हम फॉन्ट वेट की तरफ जा सकते हैं विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी अगर आप नोटिस करोगे तीनों जो हेडिंग्स हैं तीनों का मतलब फॉन्ट वेट में एज सच कोई चेंज नहीं आया. तो किसी को भी अगर आपको फॉन्ट थिन रखना है तो फॉन्ट वेट इक्वल टू 100. हमें पता है फॉन्ट वेट की सेटिंग्स 100 से 900 तक जाती है. तो लास्ट में हमारे पास फॉन्ट ब्लैक आ जाता है. वी हैव बोल्ड, वी हैव सेमी बोल्ड, वी हैव मीडियम, वी हैव नॉर्मल. तो इस तरीके से हम अपने फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं. लेट्स मेक इट फॉन्ट सेमी बोल्ड. सेव. एंड ये क्या हो गया, अब ये सेमी बोल्ड हो गया. उसी तरीके से नीचे वाले जो हैं इन्हें भी वी कैन मेक इट फॉन्ट मीडियम मे बी. तो ये हमारे लिए मीडियम फॉन्ट हो गया. उसी तरीके से सेकंड को भी हम रख सकते हैं. अगर इसे थिन रखना चाहें H3 को, तो ये काफ़ी थिन फॉन्ट हमारे पास डिस्प्ले होके आ रहा है. इफ आई जूम इन, दिस इज़ अ वेरी थिन फॉन्ट दैट वी हैव. तो फॉन्ट वेट के अलावा हमारे पास लेटर स्पेसिंग भी होती है कि कितना टाइटली या कितना लूजली हमारे लेटर्स लिखे हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल अलग अलग पैराग्राफ्स के अंदर इफ़ वी हैव ट्रैकिंग टाइट, तो ट्रैकिंग टाइट कहने का मतलब है कि लेटर्स के बीच की जो स्पेसिंग होगी वो काफ़ी टाइट होगी, बीच में ज़्यादा स्पेसिंग नहीं होगी. तो अगर आप इस टेक्स्ट और इस टेक्स्ट को कंपेयर करोगे वाइड वाले को, तो देयर इज़ अ नोटिसेबल डिफरेंस कि बीच में काफ़ी सारी स्पेसिंग हमारे पास आ जाती है. उसी तरीके से हमारे पास लाइन हाइट की भी प्रॉपर्टी होती है और टेक्स्ट अलाइन की भी प्रॉपर्टी होती है. टेक्स्ट अलाइन के अंदर अगर हम चाहते हैं हमारा टेक्स्ट सेंटर की तरफ अलाइंड हो, तो हम सिंपली उसको टेक्स्ट सेंटर दे सकते हैं. अपनी ये जो H1 हेडिंग है इटैलिक हटा के इसे एक क्लास देते हैं टेक्स्ट सेंटर. सेव. तो ये क्या, टेक्स्ट हमारा सेंटर की तरफ आ गया. उसी तरीके से अगर किसी पैराग्राफ को हम टेक्स्ट एंड देना चाहते हैं या राइट देना चाहते हैं, दोनों ही ठीक हैं क्योंकि इंग्लिश के अंदर दोनों का ही मतलब सेम होता है. लेट्स गिव इट टू आवर लास्ट पैराग्राफ. इससे हम दे देते हैं टेक्स्ट राइट. सेव. तो यहाँ आएंगे तो ये जो हमारा टेक्स्ट है दिस इज ओरिएंटेड, दिस इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन. तो इस तरीके से हम टेक्स्ट का अलाइनमेंट जो है उसे भी चेंज कर सकते हैं.
तो ये तो हो गया अबाउट टाइपोग्राफी। आप जाके और ज़्यादा चीज़ें टाइपोग्राफी के अंदर एक्सप्लोर कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइजिंग के बारे में। तो साइजिंग में मेन चीज़ हमारे पास आती है विड्थ। अगर हमें विड्थ एंड हाइट भी देनी है, फॉर एग्जांपल किसी डिव को देनी है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम विड्थ प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। तो दिस इज द यूटिलिटी फॉर सेटिंग द विड्थ ऑफ एन एलिमेंट। विड्थ ऐड करने का क्या तरीका होता है, हम लिखते हैं W और फिर डैश एंड उसके बाद हम कोई नंबर लिखते हैं, और इस नंबर से हमारे लिए पता चलता है कि हम कितनी विड्थ चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें 0 पिक्सल्स चाहिए तो उसके लिए हम 0 लिखेंगे। अगर हमें 1 पिक्सल के इक्वल चाहिए तो उसके लिए हम W डैश पिक्सल लिखेंगे। अगर हमें 0.5 चाहिए, 0.5 कहने का मतलब है यहाँ पर दिस इज इक्वल टू 0.125 रैम। तो टेलविंड के अंदर 1 को जनरली आप देखोगे दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0.25 रैम्स। तो इसका मतलब है 4 पिक्सल्स के बराबर होता है 1। तो अगर मुझे 1 रैम की विड्थ चाहिए तो उसके लिए आई विल गिव W4 विच इज इक्वल टू विड्थ ऑफ 1 रैम। इसी तरीके से बढ़ती जाती है एंड 40 है हमारे पास, 44 है, 48 है, वी आर 52, 56, 60। सो इट इज़ इंक्रीजिंग इन द मल्टीपल्स ऑफ 4। तो 4 की टेबल आपको आनी चाहिए 40 के बाद भी, मतलब डबल टेबल अगर आती है 4 की। तो डॉक्यूमेंटेशन हमेशा है। विड्थ ऑटो भी हम रख सकते हैं। 50% विड्थ के लिए हम लिखते हैं W हाफ, 33% के लिए 1/3, 66% के लिए 2/3 एंड इस तरीके से 25%। अगर हमें परसेंटेजेस में विड्थ देनी है तो उसके लिए हम अपनी फ्रैक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके होते हैं विड्थ को देने के। लेट्स स्टार्ट बाय क्रिएटिंग अ डिव फॉर अस। इस सारा कंटेंट हटा देते हैं, अपने लिए एक डिव को क्रिएट करते हैं। डिव के अंदर दिस इज अ डिव। तो ये हमारे पास हमारा डिव आ गया। अब इस डिव को हम क्लासेस देना स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग के लिए आई एम गोइंग टू गिव इट अ कलर। तो बैकग्राउंड इसे हम दे देते हैं ग्रीन, 500 सेव। तो इस तरीके से ताकि हमें क्लियर हो जाए कि हम डिव के अंदर जब विड्थ की बात कर रहे हैं तो किस तरीके से विड्थ चेंज हो रही है। बाकी बैकग्राउंड कलर कैसे देते हैं उसके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे। विड्थ को सेट करके देखते हैं। अगर मैंने इसे विड्थ दी इक्वल टू 4 यानी 1 रैम की विड्थ दी है तो दिस इज इक्वल टू 1 रैम। ये काफ़ी छोटी सी विड्थ है हमारे डिव के लिए, बट वी कैन इंक्रीज इट। वी कैन गिव इट अ विड्थ ऑफ लेट्स से 60। तो ये इक्वल टू 60 देख लेते हैं किसके इक्वल होता है। 60 जो है दैट इज इक्वल टू 15 रैम, यानी 240 पिक्सल्स के बराबर अभी हमारी विड्थ है। 60 से इंक्रीज करके वी कैन ऑल्सो मेक इट समथिंग लाइक 72। 72 का मतलब है 288। ज़्यादा डिफरेंस आया नहीं, बट 96 अगर करेंगे तो थोड़ा सा नोटिसेबल डिफरेंस होगा। तो दिस इज इक्वल टू 96, यानी ये हमारी 384 पिक्सल्स की विड्थ हमारे पास है। अगर हमें 50% देना है तो 1/5 रख सकते हैं, सॉरी 1/2 रख सकते हैं। तो ये हाफ हो गया स्क्रीन का। अगर 1/3 देना है तो 1/3 रख सकते हैं, 1/3 हो गया स्क्रीन का। इसी तरीके से अगर 1/5 देना है तो 1/5 रख सकते हैं, दिस इज द 1/5 ऑफ द स्क्रीन। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से हम अपनी विड्थ को सेट कर सकते हैं। विड्थ के अलावा हमारे पास मिनिमम विड्थ, मैक्सिमम विड्थ टाइप की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एंड जैसे विड्थ होता है वैसे ही सेम तरीके से हमारे पास हाइट होता है। हाइट के लिए भी वही सेम तरीका है हाइट को लिखने का, वही सेम नंबर्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। लेट्स गिव दिस डिव अ हाइट 2। विड्थ में इसे हम देने वाले हैं, लेट्स गिव इट अ विड्थ ऑफ 96। तो ये हो गया 96। हाइट में इसे हम हाइट दे सकते हैं 4 की हाइट के साथ स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 1 रैम, जो हमारे टेक्स्ट को भी कवर नहीं कर रहा कंप्लीटली। बाकी इसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, लेट्स मेक इट 24। सो दिस इज 24 एंड 24 का क्या मतलब होता है, 24 का मतलब होता है हाइट इज इक्वल टू 6 रैम, यानी 96 पिक्सल्स के इक्वल। वी कैन इंक्रीज इट, मेक इट 44। तो ये हमारी 44 के बराबर हाइट हो जाएगी। तो इस तरीके से अपने एलिमेंट्स के अंदर हम विड्थ एंड हाइट यानी अपनी साइजिंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कलर्स के बारे में। कलर्स के लिए हमारे पास 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक है हमारा कलर विच इज़ गोइंग टू बी द टेक्स्ट कलर, और एक हमारे लिए हमारा बैकग्राउंड कलर। सबसे पहले बात करते हैं टेक्स्ट कलर की। अगर हमें इस टेक्स्ट कलर को चेंज करना है तो टेक्स्ट कलर को चेंज करने के लिए वी कैन गो टू टाइपोग्राफी, और टाइपोग्राफी के अंदर ही हमारे पास टेक्स्ट कलर होता है। अब जब भी हम कलर की बात करते हैं तो टेलविंड के अंदर काफ़ी सारे कलर्स हैं जो प्री डिफाइंड है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें डायरेक्टली वाइट कलर देना है, टेक्स्ट को वाइट कलर देना है, तो हम सिंपली लिख सकते हैं टेक्स्ट वाइट। इसका मतलब होगा ये RGB वैल्यूज़। अगर हमें ब्लैक देना है तो सिंपली लिख सकते हैं ब्लैक। ट्रांसपेरेंट रखना है तो सिंपली ट्रांसपेरेंट लिख सकते हैं।
स्लेट कलर हमारे पास होता है विच इज़ इक्वल टू दीज RGB वैल्यूज़, ग्रे हमारे पास होता है। एंड इसी तरीके से अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे हमारे पास वी हैव समथिंग कॉल्ड द जिंक कलर, न्यूट्रल कलर, स्टोन कलर, रेड के डिफरेंट डिफरेंट शेड्स आपको राइट में दिखाई देंगे, ऑरेंज कलर, एम्बर कलर, येलो, लाइम ग्रीन, एमरल्ड टील। तो इस तरीके से ब्लू, पर्पल, पिंक, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं जो यहाँ पे डिफाइंड है। इनफैक्ट इफ आई गो एंड सर्च तो हमारे जो डिफरेंट कलर्स हैं आई थिंक दे आर अवेलेबल ऑन अ सेपरेट पेज। इफ आई गो एंड चेक, ओके, तो कस्टमाइजेशंस के अंदर हमारे पास डिफरेंट जो प्री डिफाइंड कलर्स हैं वो हमें यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे कस्टमाइजेशन के पेज पे। तो यहाँ जाके आप देख सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट काफ़ी सारे कलर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं और इनके अंदर हम चाहें तो कस्टमाइजेशंस भी कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम कस्टमाइजेशंस के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। तो ये प्री डिफाइंड काफ़ी सारे ब्यूटीफुल कलर्स हमें मिल जाते हैं। अब इसके अंदर लेट्स सपोज इस टेक्स्ट के ऊपर, ग्रीन के ऊपर हमें इसे वाइट कलर देना है, तो उसके लिए वी कैन सिंपली राइट टेक्स्ट वाइट, सेव। तो ये हमारा टेक्स्ट क्या हो गया, वाइट कलर का हो गया। उसी तरीके से अगर हमें कोई और कलर देना है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी वांट टू गिव ग्रीन के ऊपर लेट्स गिव अ रेडिश कलर, सो वी कैन गिव इट रोज 600 रोज। तो सिर्फ टेक्स्ट रोज लिखने से यहाँ पे एज सच चेंज नहीं आएगा। जो ब्लैक एंड वाइट के अलावा कलर्स हैं उनके लिए हमें उनकी बोल्डनेस डिफाइन करनी पड़ेगी, तो वी कैन गिव इट 500, सेव। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास रेडिश कलर रिटर्न होके आ गया। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट कलर को चेंज कर सकते हैं एंड सिमिलर तरीके से बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए इनफैक्ट लेट अस सर्च फॉर बैकग्राउंड कलर, एंड बैकग्राउंड कलर भी हम इसी तरीके से चेंज कर सकते हैं। बस अब टेक्स्ट की जगह हमारे पास BG आ जाएगा विच स्टैंड्स फॉर बैकग्राउंड। हमें ब्लैक बैकग्राउंड चाहिए, वाइट बैकग्राउंड चाहिए, एंड फिर इसी तरीके से हमारे पास कलर्स के भी पैलेट्स आ जाएंगे। तो राइट तरफ हमें दिखाई दे रहा है कि कितने कितने कलर्स, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट अ पर्पलिश कलर आई कैन यूज़ पर्पल, BG पर्पल 700। तो इसके लिए जैसे हमने BG ग्रीन 500 लिखा था वैसे BG पर्पल 700 हम लिख सकते हैं एंड टेक्स्ट का कलर हम रख सकते हैं वाइट, सेव। तो ये हमारे पास पर्पल बैकग्राउंड आ गया एंड हमारे पास वाइट कलर आ गया। तो इस तरीके से हम कलर को सेट कर सकते हैं फॉर एनी एलिमेंट अवेलेबल। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्पेसिंग के बारे में। स्पेसिंग कहने का मतलब है हम अगर मार्जिन सेट करते हैं तो उसे किस तरीके से सेट कर सकते हैं, पैडिंग को किस तरीके से सेट किया जा सकता है, हम अपने बॉर्डर को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद मार्जिन। वी कैन स्टार्ट विद मार्जिन। तो हमारे पास यहाँ पर स्पेसिंग का एक प्रॉपर सेक्शन होता है, दिस इज आर स्पेसिंग सेक्शन। वील स्टार्ट विद मार्जिन। मार्जिन को सेट करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे बहुत सारा हम रैंडम टेक्स्ट सेट कर देते हैं लॉरेम इप्सम से। तो ये हमारा बहुत सारा टेक्स्ट हमारे पास आ गया। विड्थ के लिए वी कैन, इफ़ वी वांट वी कैन इंक्रीज द विड्थ। हम विड्थ को इंक्रीज करके हाफ ऑफ द स्क्रीन में भी कर सकते हैं एंड हाइट को इंक्रीज भी किया जा सकता है, या हम इतना भी छोड़ सकते हैं, या अभी के लिए इसे इंक्रीज कर देते हैं टू मे बी 56। सो द हाइट हैज़ इंक्रीज्ड अ बिट। तो ये हमारे पास हमारा बॉक्स आ गया। अब इस डिव के अंदर अगर हमें मार्जिन को ऐड करना है तो लेट्स सपोज डिव को हम मार्जिन देना चाहते हैं, तो मार्जिन हम दे सकते हैं यूजिंग मार्जिन। अगर हमें लेफ्ट से मार्जिन देनी है तो उसके लिए हम ML यूज़ करते हैं, अगर हमें राइट से देनी है MR यूज़ करते हैं, टॉप से देनी है MT यूज़ करते हैं, बॉटम से देनी है MB यूज़ करते हैं। और उसके बाद डैश करके हम बताते हैं एक नंबर के थ्रू कि हमें कितनी मार्जिन चाहिए। मार्जिन देने के पैरामीटर्स वही हैं। वी नो नंबर 1 इज इक्वल टू 0.25 रेम्स। तो अगर हमें 1 रेम की मार्जिन चाहिए तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हमें 4 लिखना पड़ेगा। तो ML4 मतलब 1 रेम की मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट। इसी तरीके से सारे के सारे कैलकुलेशंस अलाइंड है। चारों डायरेक्शंस में चाहिए तो उसके लिए हम M4 लिख सकते हैं, चारों डायरेक्शंस में हमें मार्जिन मिल जाएगी। सिर्फ हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग चाहिए, यानी सिर्फ इस डायरेक्शन में चाहिए, मतलब लेफ्ट और राइट में चाहिए, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं MX4। और टॉप एंड बॉटम में चाहिए तो उसके लिए हम लिख सकते हैं MY4। इस तरीके से ये दीज आर द बेसिक्स ऑफ यूजिंग मार्जिन इन टेलविंड CSS।
यही बेसिक्स हमें यहाँ पे दिख जाएंगे। M0 का मतलब है मार्जिन हर डायरेक्शन से 0 पिक्सल्स। MX का मतलब है मार्जिन लेफ्ट और राइट से आएगी। अब ये X एंड Y कैसे याद रख सकते हैं? हम मैथ के अंदर जो ग्राफ बनाया करते थे, उसके अंदर जो बेसिक मैथ हम स्कूल के अंदर करते थे, मैं 11th-12th के नहीं, मैं बिल्कुल 6th 7th 8th क्लास के मैथ की बात कर रही हूँ। ग्राफ के अंदर ये हमारा X एक्सेस होता था, ये हमारा Y एक्सेस होता था। तो X में ही हमारे पास लेफ्ट राइट आ जाता है, Y में हमारे पास टॉप एंड बॉटम आ जाता है। तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। MX के अंदर हमारे पास लेफ्ट एंड राइट है, MY के अंदर हमारे पास टॉप एंड बॉटम है, स्टार्ट हमारे पास है, इनलाइन एंड है। अभी के लिए उसको हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, पर मार्जिन टॉप के लिए हमारे पास MT है, राइट के लिए MR है, बॉटम के लिए MB है, लेफ्ट के लिए ML है। तो इसी तरीके से हम अपने मार्जिन को यूज़ करते हैं। एंड यहाँ डिफरेंट हमारे पास वैल्यूज़ मिल जाएंगी मार्जिन की, पर यूज़ करने का जो तरीका है वो हमारे पास सेम रहता है। लेट्स ट्राई एंड सेट सम मार्जिन। इस डिव को अगर हम एक मार्जिन दे फ्रॉम लेफ्ट, लेट्स गिव इट अ मार्जिन ऑफ 1 रेम, तो उसके लिए ML4 लिखेंगे। तो ये थोड़ी सी स्पेसिंग हमारे पास आ गई। कैसे वेरीफाई करें 1 रेम की ही मार्जिन है क्या? इधर जा सकते हैं एंड इफ़ वी लुक एट इट, इफ़ वी क्लिक ऑन इट, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ हमें दिखाई देगा ये जो मार्जिन है लेफ्ट से कितनी है, 16 दिखा रहा है। ये 16 पिक्सल्स में है और 16 पिक्सल्स इज इक्वल टू 1 रेम। तो ये लेफ्ट से हमारे पास 1 रेम की मार्जिन आ गई है। उसी तरीके से टॉप से भी दे सकते हैं, MT4 सेव। तो ये हमारे पास टॉप से भी 16 पिक्सल्स की मार्जिन हमारे पास दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम अपनी मार्जिन को सेट करते हैं। चारों डायरेक्शन से चाहिए या लेट्स सपोज अभी के लिए सिर्फ लेफ्ट और राइट से चाहिए, तो उसके लिए MX4 लिख सकते हैं। अब क्या हुआ, सिर्फ लेफ्ट और राइट से मार्जिन मिलेगी। यहाँ भी 16 है, यहाँ भी 16 है। टॉप और बॉटम से भी चाहिए तो उसके लिए लिख देंगे MY4। तो अब टॉप एंड बॉटम से भी मिल गई, ऊपर भी 16, नीचे भी 16। प्लस अगर हमें इस तरीके से देनी होती है तो सिंपली हम M4 भी लिख सकते हैं। उससे भी चारों डायरेक्शंस में हमारे पास मार्जिन सेट होकर आ जाती है। साथ के साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ कि हम मार्जिन को नेगेटिव वैल्यू की तरह भी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेफ्ट से मार्जिन देते हैं, मार्जिन लेफ्ट ऑफ 4, तो उसका मतलब तो होगा लेफ्ट से स्पेसिंग आ गई इस तरीके से। बट अगर हम इसे नेगेटिव कर दें, यानी सामने नेगेटिव साइन लगा दिया, तो क्या हुआ, हमारा टेक्स्ट क्या कर रहा है, अब स्क्रीन के बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर टॉप से भी मैं मार्जिन दूं, इफ आई गिव इट MT4, तो गैप आ गया। बट अगर इसे नेगेटिव मार्जिन दे दें तो ऊपर से भी टेक्स्ट स्क्रीन से बाहर जाने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से नेगेटिव मार्जिन भी देना पॉसिबल होता है इन टेलविंड CSS। ये तो हो गया ऑल अबाउट मार्जिन। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट पैडिंग। पैडिंग के लिए वी कैन गो टू द पैडिंग पेज, और मार्जिन पैडिंग बिल्कुल सिमिलर वे में वर्क करती है टेलविंड के अंदर। यानी जिस तरीके से हमने मार्जिन की बात की थी वैसे ही हमारी पैडिंग होती है। अगर आपको पैडिंग देनी है फ्रॉम लेफ्ट तो इट विल बी PL, फ्रॉम राइट PR, फ्रॉम बॉटम PB, फ्रॉम टॉप PT। कॉमन देनी है उसके लिए P यूज़ कर सकते हैं। सबके सामने हमें नंबर्स ऐड करने हैं, 4 रख सकते हैं, 12 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, कोई भी नंबर हम रख सकते हैं जो हमारे पास प्री डिफाइंड है। मतलब इफ़ यू डिसाइड टू ऐड 6 फॉर एग्जाम्पल, एक बार अपने मार्जिन की डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं एंड मार्जिन की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर लेट्स सी हमारे पास 7 है मार्जिन के लिए, बट वी प्रोबेबली डोंट हैव 7.5। जैसे हमारे पास 3.5 है, अगर हम लेफ्ट से मार्जिन 3.5 देंगे, सेव कर लेते हैं, तो ये वर्क करेगा। बट इफ़ आई ट्राई एंड गिव इट 7.5, इट विल नॉट वर्क, क्योंकि 7.5 डॉक्यूमेंटेशन के अंदर प्री डिफाइंड हमारे पास नहीं है। तो इस तरीके से वही हमें चीज़ें देनी है जो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हमारे लिए सेट हो। अब पैडिंग की बात करते हैं, उसी तरीके से यहाँ 4 सेट कर देते हैं। जो हमारा टेक्स्ट है उसे पैडिंग देने की कोशिश करते हैं। लेट्स गिव इट अ पैडिंग फ्रॉम लेफ्ट इक्वल टू 1 रेम। तो ये क्या हो गया, लेफ्ट में स्पेस हमारे लिए क्रिएट हो गई। पैडिंग के लिए भी हम चार्ट देख सकते हैं अपना। लेट्स लुक एट आवर चार्ट। तो ये इस डिव पे जाके हमें उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा एलिमेंट को। तो ये हमारे पास टेक्स्ट के अंदर पैडिंग आ गई है इक्वल टू 16। उसी तरीके से अगर हम दोनों डायरेक्शंस में देना चाहते हैं, PX4 16 एंड 16 दोनों डायरेक्शंस में, तो एक गैप भी आपको दिखाई दे रहा होगा टेक्स्ट के अंदर। टॉप से अभी कोई गैप नहीं है, पर जैसे ही टॉप से पैडिंग दे देंगे PT4, वैसे ही टॉप से अब एक गैप आ जाएगा। हम इसी तरीके से बॉटम एंड टॉप दोनों से देना चाहते हैं, वी कैन यूज़ PY एंड वी कैन ऑल्सो यूज़ P4। नेक्स्ट चीज़ जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं, स्पेसिंग, दैट इज कॉल्ड स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन कंट्रोल करता है द स्पेस बिटवीन द चाइल्ड एलिमेंट्स।
यानी फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से हमारे पास 3 डिव्स हैं. इन तीनों डिव्स को एक बार क्रिएट करके देखते हैं. इसे हटा लेते हैं. लेट्स क्रिएट 1 div. दिस इज आर div 1. दिस इज आर div 2 एंड दिस इज आर div 3. ये हमारे पास 3 डिव्स आ गए. तीनों डिव्स को चाहें तो अलग अलग कलर्स दे सकते हैं. लेट्स गिव इट अ बैकग्राउंड ऑफ पर्पल 400 या 500 एंड इसको टेक्स्ट दे देते हैं वाइट के इक्वल. यही सेम क्लास वी आर गोइंग टू ऐड इनटू 3. को सेव कर लेते हैं. तो ये हमारे पास पेरेंट डिव हो गया. इसके अंदर ये 1 2 3 हमारे पास 3 डिव्स हो गए. सारे के सारे डिव्स को थोड़ी सी मार्जिन दे सकते हैं इक्वल टू 4. तो हमें क्लियरली पता होगा विच डिव स्टैंड्स फॉर विच वैल्यू. M4 सेव. तो ये हमारा फर्स्ट डिव है, ये हमारा सेकंड डिव है, ये हमारा थर्ड डिव है. इस तरीके से अब अगर हम इन सारे डिव्स को कुछ कुछ स्पेसिंग देना चाहते हैं तो वी कैन डिसाइड कि वी वांट टू गिव द स्पेसिंग. यानी स्पेसिंग कहने का मतलब यहाँ पर मार्जिन फ्रॉम टॉप एंड बॉटम ही है. ये जो हमने M4 सेट किया है सभी के लिए, तो इसको कॉमनली यहाँ पर इस तरीके से सेट करने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, इस पेरेंट डिव के अंदर सेट कर सकते हैं. तो पेरेंट डिव से सारे के सारे जो चाइल्ड डिव्स हैं उनको ऑटोमेटिकली स्पेसिंग मिल जाएगी. अगर हमें हॉरिजॉन्टली स्पेसिंग देनी है यानी लेफ्ट से, तो उसके लिए हम एक्स को यूज़ कर सकते हैं. अगर हमें वर्टिकल स्पेसिंग देनी है यानी टॉप से देनी है, तो उसके लिए हम वाई को यूज़ कर सकते हैं. तो लेट अस स्टार्ट विद, अभी हमें क्या देना है, हमें इसे वर्टिकल स्पेसिंग देनी है यानी हाइट वाइज हम चाहते हैं स्पेसिंग आ जाए. तो उसके लिए क्लास ऐड करेंगे स्पेस y4. 4 का मतलब इज इक्वल टू 1 रेम. तो ये क्या हुआ, अब 1 रेम की स्पेसिंग इनके बीच में आ गई. तो बीच में एक्स्ट्रा स्पेस आ गई हमारे पास, स्पेस बिटवीन. तो इस तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा हम इसे फ्लेक्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं. अगर हमें डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ करना होता है तो यहाँ आते हैं फ्लेक्स में. फ्लेक्स लिखने के लिए वी कैन सिंपली राइट फ्लेक्स. अगर हम सिंपली सिर्फ फ्लेक्स लिख देते हैं तो इसका मतलब डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाता है हमारे लिए. तो इन तीनों डिव्स को एक बार डिस्प्ले फ्लेक्स देके देखते हैं और स्पेसिंग को हटाते हैं. सेव. तो ये तीनों आ गए हमारे पास. ये डिस्प्ले फ्लेक्स हमारे लिए हो गया. अब अगर हम स्पेसिंग देना चाहते हैं तो एज सच वर्टिकल स्पेसिंग इस तरीके से अप्लाई करती है. जब भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं जो हॉरिजॉन्टली एक दूसरे के साथ अलाइंड है पर हम उनको वर्टिकल स्पेसिंग देने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस केस में वो फर्स्ट एलिमेंट पे अप्लाई नहीं करती, वो सेकंड एलिमेंट से अप्लाई करना स्टार्ट करती है. तो दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि अगर हम y को अप्लाई कर रहे हैं तो वो फर्स्ट एलिमेंट के लिए अप्लाई नहीं करेगी, वो बाकी 2 के लिए अप्लाई करना स्टार्ट करेगी. क्योंकि हो क्या रहा है, जब हमारे पास 3 एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से थे, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, तो यहाँ पे इसे मिल रही थी मार्जिन फ्रॉम टॉप, इसे भी मिल रही थी मार्जिन फ्रॉम टॉप. तो ये तो हमारी स्क्रीन से जुड़ा ही हुआ था जब तीनों वर्टिकल पोजीशन में थे और यहाँ स्पेस क्रिएट हो रही थी. वही सेम लॉजिक ऐसे यूज़ होता है कि जब हम इन तीनों को सेम लाइन में रखते हैं तो इसके लिए स्पेस क्रिएट होगी, इसे मार्जिन फ्रॉम टॉप मिलेगा, इसे मार्जिन फ्रॉम टॉप मिलेगा, बट ये क्या रहेगा, स्क्रीन से अटैच रहेगा. तो इसीलिए फर्स्ट एलिमेंट पे अप्लाई नहीं करता है स्पेस बिटवीन. बट इंस्टेड ऑफ स्पेस बिटवीन व्हाट वी कैन डू इज, यहाँ पे हम x यूज़ कर सकते हैं. तो अब क्या हो गया, x से यहाँ पे स्पेस बिटवीन हो गया, लाइंस के बीच में स्पेस आ गया. प्लस इफ़ वी गो बैक टू स्पेस बिटवीन तो हम और ज़्यादा स्पेसिंग ऐड करने के लिए वी कैन मेक इट 28. तो और ज़्यादा स्पेसिंग हमारे पास ऐड होके आ जाएगी. या फिर अगर जब भी हम फ्लेक्स यूज़ कर रहे हैं तो फ्लेक्स के अंदर हमें पता है कि अगर एलिमेंट्स को सेंटर करना है, इस तरीके की चीज़ें करनी है, तो फ्लेक्स के अंदर बहुत सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं. जैसे जस्टिफाई कंटेंट का हमें पता है, तो अगर हम चाहते हैं जस्टिफाई कंटेंट में स्पेस बिटवीन यूज़ करें तो दिस इज़ अ डिफरेंट स्पेस बिटवीन, दैट वाज अ डिफरेंट स्पेस बिटवीन. उस स्पेस बिटवीन का मतलब था जिसे हम पहले यूज़ कर रहे थे, मतलब ये वाला जो हम स्पेस लिखकर यूज़ कर रहे थे, उसका मतलब था कि हम चाइल्ड एलिमेंट्स के बीच में स्पेस देना चाहते हैं. यहाँ पे भी चाइल्ड एलिमेंट्स के बीच में स्पेस दी जा रही है, बट ये जस्टिफाई करके दी जा रही है, यानी फ्लेक्स के लिए दी जा रही है. तो वी कैन जस्टिफाई बिटवीन, तो इक्वल स्पेसिंग आ जाएगी. तो इस तरीके से 1 2 एंड 3 हमारे पास इक्वल स्पेसिंग आ गई. अगर हम सेंटर में रखना चाहते हैं चीज़ों को तो वी कैन सिंपली गिव इट सेंटर. तो हमारे पास चीज़ें सारी की सारी सेंटर में आ गई. उसी तरीके से अलाइन आइटम्स हम काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं. अलाइन आइटम्स के लिए हम स्टार्ट में अलाइन करना चाहते हैं तो आइटम स्टार्ट कर सकते हैं, एंड में अलाइन करना चाहते हैं आइटम्स एंड कर सकते हैं. तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं. फ्लेक्स रैप रखना है नहीं रखना, उसके लिए हमारे पास फ्लेक्स नो रैप होता है, रैप रिवर्स होता है, फ्लेक्स रैप होता है. तो फ्लेक्स से रिलेटेड, ग्रिड से रिलेटेड बहुत सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं.
अब स्पेसिंग के अंदर ही एक और चीज़ को हम कवर कर सकते हैं, विच इज़ द बॉर्डर प्रॉपर्टी। बॉर्डर के अंदर हमारे पास सबसे पहले हमारे पास बॉर्डर रेडियस आती है कि हम कोई बॉर्डर रेडियस देना चाहते हैं क्या। इसके अंदर अगर हम कोई बॉर्डर रेडियस नहीं देना चाहते तो वी कैन राइट राउंडेड नन। अगर हम राउंडेड देना चाहते हैं मतलब 0.25 रेम के इक्वल 4 पिक्सल की बॉर्डर रेडियस, तो वी कैन यूज़ राउंडेड। 16 पिक्सल्स की देना चाहते हैं राउंडेड 2XL हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी बॉर्डर रेडियस को सेट कर सकते हैं। तो ये जो अभी हमारे पास डिव्स हैं, इन डिव्स के लिए व्हाट वी कैन डू इज़ पेरेंट कंटेनर को एक बार के लिए हटा देते हैं, सेव, एंड ये हमारे पास आ गए। सबको एक मार्जिन दे देते हैं 4 इक्वल टू 4, दिस इज़ माई मार्जिन इक्वल टू 4। तो ये जो डिव्स हैं इन सबको एक बार बॉर्डर रेडियस देने की कोशिश करते हैं। बॉर्डर रेडियस में वैसे हम विड्थ भी डिफाइन कर सकते हैं। बॉर्डर 0 का मतलब है 0 पिक्सल, बॉर्डर 2 का मतलब है 2 पिक्सल्स, बॉर्डर 4 का मतलब है 4 पिक्सल्स। लेट्स गिव अ बॉर्डर रेडियस ऑफ 2 पिक्सल्स। वी कैन राइट बॉर्डर 2, इसे हम बॉर्डर 2 दे देंगे। तो इसमें क्या आया, यहाँ पर हमारे पास दिखाई दे रहा है कि एक बॉर्डर ऐड हो गया है ये, बट थोड़ा सा ग्रेइश बॉर्डर है, तो आई डोंट थिंक कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग में इतना क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। हम चाहें तो बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर के कलर को लेट्स सेट इट टू ब्लैक। बॉर्डर कलर सेट करने के लिए वही सेम तरीका है जैसे हम टेक्स्ट वाइट टेक्स्ट ब्लैक करते हैं, वैसे ही हम बॉर्डर वाइट बॉर्डर ब्लैक बॉर्डर ऑरेंज इस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ब्लैक बॉर्डर अब इस तरीके से आ गया। तो ये 2 पिक्सल्स का ब्लैक बॉर्डर मैंने ऐड कर दिया, और इसे अब हम राउंडेड भी बना सकते हैं। रेडियस देने के लिए इफ़ आई वांट टू गिव इट अ रेडियस ऑफ लेट्स से 16 पिक्सल्स, तो आई कैन राइट द क्लास राउंडेड 2XL, सेव, एंड यहाँ आ जाएंगे। तो अब ये क्या हो गया, राउंडेड पिल शेप्ड हमारे पास बॉर्डर आ गया। और थोड़ा सा छोटा करना चाहें तो उसके लिए हम XL लिख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा छोटा और बॉर्डर हो गया हमारे लिए। अगर हमें सिर्फ राउंडेड चाहिए, कॉर्नर से राउंडेड चाहिए, तो उसके लिए हम सिर्फ राउंडेड भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, अब सिर्फ कॉर्नर से थोड़ा थोड़ा राउंडेड हो गया। तो ये हमने यहाँ पर बॉर्डर दे दिया। सेकंड को भी बॉर्डर देने की कोशिश करते हैं। लेट्स मेक इट राउंडेड। एक तो राउंडेड हमने इसको बना दिया, साथ में इसको भी हम बॉर्डर 2 देते हैं। बॉर्डर 2 सेट कर दिया, पर ये बाय डिफ़ॉल्ट ग्रेइश सा आ रहा है, इसे हम एक डिफरेंट कलर दे सकते हैं। लेट्स गिव इट अ कलर ऑफ बॉर्डर पर्पल है, तो हम साथ में लेट्स ट्राई टू ऐड ग्रीन 500। तो ये हमारे पास ग्रीनिश बॉर्डर आ गया। वी कैन ऑल्सो ऐड अ ब्लूइश बॉर्डर इफ़ यू वांट ब्लू। तो ये ब्लू बॉर्डर आ गया हमारे पास। एंड इसी तरीके से ये तीनों क्लासेस हम कॉपी कर लेते हैं। इनको हम div 3 के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। ब्लू की जगह यहाँ पे हम रेड इश कलर देंगे, तो ये हमारे पास रेड बॉर्डर आ गया। तो इस तरीके से बॉर्डर्स से भी रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं। वी कैन ऑल्सो गिव अ डिवाइड। डिवाइड का मतलब होता है कि एलिमेंट, चाइल्ड एलिमेंट्स के बीच में आप किस तरीके से विड्थ सेट करना चाहते हो, क्या कलर सेट करना चाहते हो, एक डिवाइडिंग लाइन हम दे सकते हैं। बॉक्स शैडो हमारे पास होता है, ब्लर इफेक्ट, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको जाके हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। देयर इज़ ऑल्सो एडिशनली वन मोर थिंग जिसको हम देख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारा पर्पल या ये जो हमारा फर्स्ट वाला बॉक्स है, इसका अगर एग्जाम्पल लें, इसे अभी हमने कितनी विड्थ दी है, इसे अभी हमने एज सच खुद से कोई हमने विड्थ नहीं दी, विड्थ इसकी 100% ही है। हाइट भी हमने एज सच कुछ नहीं सेट की। पर अगर हम इसकी हाइट सेट करना चाहें, लेट्स सपोज वी वांट टू सेट अ हाइट ऑफ 24, तो इसकी हाइट 24 के इक्वल आ गई। बट मुझे तो चाहिए कि मैं कुछ सेट पिक्सल्स के अंदर ही सेट करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी तो जो प्री डिफाइंड क्लासेस हैं उन्हीं को हम यूज़ कर सकते हैं। अपनी खुद की अगर मुझे इसको 200 पिक्सल्स देना है, वो नहीं दे पा रहे, तो वो चीज़ देने के लिए वी कैन यूज़ समथिंग कॉल्ड स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन। हम क्या करते हैं, जो हमारे एरे वाले स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं, तो उन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। और स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन के अंदर हम कोई भी वैल्यू किसी भी CSS यूनिट के साथ अगर लिखते हैं तो वो वैलिड होती है और वो अप्लाई हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई वॉन्ट टू गिव इट 200 पिक्सल्स, तो आई विल राइट स्क्वायर ब्रैकेट्स इस तरीके से, और उसके अंदर हम 200 पिक्सल्स लिख सकते हैं। सेव किया, तो अब ये जो हाइट है, इंस्पेक्ट करेंगे, दिस ये दिखा रहा है बॉक्स मेरा, दिस इज इक्वल टू 200 पिक्सल्स। इसी को अगर चाहें वी वांट टू मेक इट 100 पिक्सल्स, तो ये क्या हो गया, अब नाउ दिस हाइट इज इक्वल टू 100 पिक्सल्स। रेम्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे तो रेम्स में भी दे सकते हैं, या इफ़ आई वांट इट टू बी 50 ऑफ व्यू पोर्ट हाइट, तो व्यू पोर्ट हाइट भी अप्लाई करेगा, तो ये 50% पेज को कवर कर रहा है। इफ़ आई वांट इट टू बी इन रेम्स,
तो इसको लेट्स सपोज इफ आई वांट टू गिव इट 5 रेम्स, तो अब ये 5 रेम्स के इक्वल यानी 80 पिक्सल्स के इक्वल मेरे पास आ गया। तो किसी भी यूनिट में अगर हम अपनी कस्टम कुछ भी ऐड करना चाहते हैं वैल्यू, तो उसके लिए हम अपनी स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन को यूज़ कर सकते हैं। पर ये स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन को यूज़ करना बार बार एडवाइजेबल नहीं होगा। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस तरीके से लिख दिया H5 रेम, तो नाउ इफ़ आई गो एंड इंस्पेक्ट द क्लासेस, तो यहाँ पे हमारे H5 रेम जो मैंने कस्टम ऐड किया था उसके लिए एक नई क्लास क्रिएट हुई है। कहाँ पे क्रिएट हुई है? style.css के अंदर यहाँ पे जाके एक नई क्लास क्रिएट हुई है एंड उसके लिए फिर एक नई स्टाइलिंग ऐड की गई है। तो बार बार अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन को यूज़ करेंगे तो उससे हमारा बंडल साइज हो सकता है इंक्रीज हो। तो बार बार अननेसेसरीली यूज़ नहीं करना। मान लो हम कुछ बहुत ही कस्टम बना रहे हैं जिसके लिए टेलविंड के अंदर है ही नहीं कुछ चीज़ अवेलेबल, तो उस केस में हम स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन को यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे बूटस्ट्रैप के अंदर हमने कई सारे ब्रेक पॉइंट्स के बारे में बात की थी, वैसे ही टेलविंड के अंदर भी हमारे पास काफ़ी सारे ब्रेक पॉइंट्स होते हैं। एंड वी हैव दीज फॉलोइंग ब्रेक पॉइंट्स कि जो हमारा स्मॉल स्क्रीन साइज होता है दैट इज डिफाइंड एट द मिनिमम विड्थ ऑफ 640 पिक्सल्स, मीडियम इज डिफाइंड फॉर 768 पिक्सल्स, फिर हमारे पास लार्ज होता है, फिर एक्सेल होता है एंड देन वी हैव 2XL। तो इस तरीके से इन ब्रेक पॉइंट्स की हेल्प से हम अपने जो भी कॉम्पोनेंट्स हम डिज़ाइन करते हैं उनको और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। यू कैन ऑल्सो गो टू द डॉक्यूमेंटेशन and I'll search for responsive design। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के अंदर हमारे पास ये डिफरेंट ब्रेक पॉइंट्स होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। हम क्या करेंगे, हम एक डिव के साथ स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस डिव, ये जो हमारा फर्स्ट वाला डिव है इसके साथ स्टार्ट करते हैं और हम इसे ये ब्रेक पॉइंट्स देने वाले हैं। हम अपने ब्रेक पॉइंट्स को इस तरीके से लिखते हैं कि पहले हम अपने ब्रेक पॉइंट का प्रीफिक्स लिखेंगे कि मीडियम स्क्रीन साइज पर कितनी विड्थ होनी चाहिए या कोई और अगर प्रॉपर्टी है तो वो किस तरीके से लिखी होनी चाहिए, और फिर लार्ज स्क्रीन साइज पे कितनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है टू ऐड अ यूटिलिटी बट ओनली हैव इट टेक इफेक्ट एट अ सर्टेन ब्रेक पॉइंट, ऑल यू नीड टू डू इज प्रीफिक्स द यूटिलिटी विद द ब्रेक पॉइंट नेम फॉलोड बाय द कोलन कैरेक्टर। तो इसे एक बार कॉपी कर लेते हैं। Let's copy this and add into our class। ये मीडियम पे हम चाहते हैं हमारी विड्थ 32 के इक्वल हो जाए एंड लार्ज स्क्रीन साइज पे वी वांटेड टू बी 48। इसको सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश किया। अभी क्या है, अभी मीडियम स्क्रीन साइज है मेरा, जिस स्क्रीन पर मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ दैट इज़ अ वेरी स्मॉल स्क्रीन साइज। तो इसीलिए अभी क्या चल रहा है, मीडियम स्क्रीन साइज है और मीडियम स्क्रीन साइज पे अभी विड्थ कितनी आ रही है, हमने विड्थ को सेट किया है टू बी 32 and if we go and look into width की वैल्यूज़ को अगर हम देखें तो 32 is equal to 128 पिक्सल्स, should be equal to 8 rems। एक बार इसके अंदर थोड़े से हम चेंजेस कर देते हैं, इसे हम स्मॉल बना देते हैं एंड इसे हम मीडियम बना देते हैं बिकॉज माई स्क्रीन साइज इज़ नॉट वेरी लार्ज। सो इफ़ आई रिफ्रेश इट, what is defined as small, हमारे लिए small defined है at 640 पिक्सल्स। तो एक बार let's try to reach 640 पिक्सल्स। तो 640 पिक्सल्स जैसे ही हम रीच कर रहे हैं, look at this, the break point is 640 पिक्सल्स। 640 पिक्सल्स जैसे ही हम रीच कर रहे हैं, हमारे div की width कितनी हो रही है, हमारे div की width हो रही है अराउंड, this is I think about 80 पिक्सल्स। एंड उसके बाद इफ़ आई क्रॉस इट, मीडियम में वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हो रही है। तो पहले वो 32 पर सेट थी, उसके बाद मीडियम साइज़ में वो इंक्रीज़ होके हो रही है 48। बट वंस अगेन माई स्क्रीन साइज इज़ वेरी स्मॉल, उसके अंदर लार्ज एक्सेल वो सारे दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बट स्मॉल एंड मीडियम के बेसिस पे मैंने आपको दिखा दिया कि जैसे ही 640 पिक्सल सेट कर रहा है वैसे ही जो भी प्रॉपर्टी हमने सेट करने की कोशिश की थी वो हम सेट कर पा रहे हैं। वी कैन ऑल्सो सी इट यूजिंग कलर। जैसे स्मॉल स्क्रीन साइज पे हम चाहते हैं कि जो हमारा बैकग्राउंड कलर हो वो हो जाए ऑरेंज 500, और मीडियम पे हम चाहते हैं कि जो हमारा बैकग्राउंड कलर हो वो हो जाए वी हैव ऑरेंज, वी कुड हैव येलो 500। इसको सेव कर लेते हैं। अभी क्या है, अभी है येलो, क्यों? क्योंकि अभी जो स्क्रीन साइज है बाय डिफॉल्ट दैट इज़ अ मीडियम स्क्रीन साइज, एंड जैसे ही मीडियम से छोटा होगा, मतलब 640, मतलब मीडियम तो हमारा क्या है, मीडियम है हमारा 768। अभी स्क्रीन साइज क्या है, अभी स्क्रीन साइज है अबाउट 680, यानी जो मीडियम से छोटा है। तो अभी हम स्मॉल स्क्रीन साइज में, स्मॉल में क्या है, स्मॉल में है ऑरेंज।
एंड उससे और छोटे हो जाएंगे तो फिर वो हमारा डिफ़ॉल्ट साइज़ आ जाएगा। तो इस तरीके से हम अपनी जो रिस्पॉन्सिवनेस है, जो अपनी स्टाइलिंग है, उसके अंदर चेंज लेके आ सकते हैं यूजिंग ब्रेक पॉइंट्स। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अबाउट अप्लाई डायरेक्टिव। अब अप्लाई डायरेक्टिव कहने का क्या मतलब है? अप्लाई डायरेक्टिव हमारे टेलविंड के अंदर होता है @अप्लाई। जिस तरीके से हमने अपनी इस टेलविंड या style.css के अंदर ये जो डायरेक्टिव्स लिखे हैं, डायरेक्टिव्स होता है बेसिकली डायरेक्शंस देना, तो वैसे ही हम एक और तरीके की डायरेक्शन दे सकते हैं यूजिंग @अप्लाई। इसे हम यूज़ करते हैं टू क्रिएट आवर ओन कस्टम CSS। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के अंदर लेट अस रिमूव दिस रिस्पॉन्सिवनेस एंड इसके लिए हम हाइट को भी रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं। एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए व्हाट वी कैन डू इज़, ये हमारे पास 3 डिव्स हैं। अब इन तीनों डिव्स के अंदर मुझे पता है कि इतनी प्रॉपर्टीज़ तीनों डिव्स के अंदर कंप्लीटली कॉमन है। ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है। और इन तीनों को हम 3 बार लिख रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, हमारे कोड के अंदर रेपिटेटिवनेस आ रही है। हमारी काफ़ी सारी कोड के अंदर चीज़ें रिपीट कर रही हैं। जनरली अगर कोई भी स्टाइलिंग रिपीट करती तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जनरली अगर हमने कोड के अंदर 3 डिव्स बनाए, ये हमारे 3 डिव्स हैं और इन तीनों डिव को फॉर एग्जांपल मुझे बैकग्राउंड कलर देना है पर्पल, मुझे इन्हें टेक्स्ट देना है या नॉर्मल जो हमारा नॉर्मल CSS से अगर हम लिखते हैं तो वो देना है वाइट के इक्वल। एक बॉर्डर रेडियस इनके लिए हमें सेट करनी है तो उसे हम 16 पिक्सल्स रख सकते हैं। कुछ और अगर हमें सेट करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने मार्जिन दी हुई है तो मार्जिन हमें सेट करनी है 1 रेम्स के इक्वल। तो ये सारी की सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है जो हम सेट कर सकते हैं। अभी प्रॉपर्टी क्या है उसको ज़्यादा हम डिटेल में नहीं करेंगे, पर बेसिकली अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जनरली जब हमें खुद की CSS लिखनी होती है तो सारी प्रॉपर्टीज़ को हम कंबाइन करते हैं और उन्हें हम एक क्लास दे देते हैं। इसको हम एक माई डिव क्लास दे सकते हैं या इसे चाहें तो हम एक क्लास दे सकते हैं, लेट्स कॉल इट बॉक्स, वी कैन गिव इट अ बॉक्स क्लास। और फिर यही क्लास इसे भी दे सकते हैं आके, इसे भी दे सकते हैं, इसे भी दे सकते हैं। तो हमें हर बार अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिपीट नहीं करना पड़ता। बट यहाँ पे क्योंकि हम टेलविंड की क्लासेस यूज़ कर रहे हैं तो हर बार हमें क्लासेस को रिपीट करना पड़ रहा है, इवन दो हम सेम सेट ऑफ क्लासेस को यूज़ करना चाहते हैं। तो इस रिपीटेशन से बचने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है टेलविंड के अंदर टू इनलाइन एनी एग्जिस्टिंग यूटिलिटी क्लासेस इनटू आवर ओन कस्टम CSS। और वो करने का तरीका होता है कि हम style.css में जाएं और जैसे हमें नॉर्मली अपनी कोई क्लास हमें डिफाइन करनी होती वैसे ही हम एक क्लास डिफाइन कर सकते हैं, वी कैन कॉल इट बॉक्स। और बॉक्स के अंदर हम अपनी स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं और ये जो स्टाइलिंग होगी इसके अंदर हम बॉर्डर रेडियस इस तरीके से जो CSS की स्टाइलिंग है उसे ऐड नहीं करेंगे, हम यहाँ भी टेलविंड की स्टाइलिंग को ऐड करेंगे। और उसे ऐड करने के लिए हम यूज़ करेंगे @अप्लाई। हम लिखते हैं @अप्लाई और उसके बाद हम कौन कौन सी क्लासेस को हम अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे हमें पता है ये जो क्लासेस हैं, इतनी क्लासेस कलर के अलावा, बॉर्डर कलर के अलावा बाकी सब कॉमन है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं एंड इसे हम एक स्पेस देकर यहाँ पर लिख सकते हैं और फिर हमारा सेमीकोलन। तो इस तरीके से ये जो क्लासेस होंगी, अब जिस भी एलिमेंट को .बॉक्स नाम का हम क्लास देंगे उसके अंदर ये सारी की सारी स्टाइलिंग बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाई हो जाएगी। इसको सेव कर देते हैं एंड यहाँ पे आके अब ये सब हटा के हमें सिर्फ इसे अपनी बॉक्स क्लास देनी है। उसी तरीके से यहाँ पर भी हम अपनी बॉक्स क्लास देंगे एंड उसी तरीके से इस स्टाइलिंग को हटाकर भी हम अपनी बॉक्स क्लास देंगे। इसको सेव कर लेंगे। हमने सेव कर लिया, हमारी कोड से रेपिटेशन थोड़ी सी कम हो गई। अब वो जो रेपिटेशन थी वो हमने एक जगह शिफ्ट कर दी और अब जाकर अगर रिफ्रेश करेंगे तो फिर भी हमारी जो स्टाइलिंग है वैसी के वैसी अप्लाई होकर हमारे पास आएगी, यानी कोई चेंज नहीं आया। तो बेटर तरीका ये होता है कि जब भी स्टाइलिंग में बहुत सारी क्लासेस हैं जो रिपीट हो रही हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए, तो उन एलिमेंट्स को हम एक कॉमन क्लास दे सकते हैं, अपनी खुद की कस्टम CSS क्लास बना सकते हैं और फिर उन्हें अप्लाई डायरेक्टिव से इस तरीके से अपनी style.css के अंदर लिख सकते हैं। अब ये जो style.css के अंदर हमने लिखी है अपनी मेन क्लास, अगर हम इंस्पेक्ट करें, इफ़ वी इंस्पेक्ट एंड इफ़ वी गो टू आवर स्टाइल शीट जो जनरेट हुई है फाइनली, तो इसके अंदर क्या होगा, लास्ट में हमें अपनी मेन क्लास देखने को मिलेगी। लास्ट में इफ़ वी गो तो हमारे पास हमारी जो .बॉक्स क्लास है वो हमारे लिए जनरेट हुई है। और एक चीज़ आप नोटिस करोगे, हमें पता है style.css के अंदर CSS में जो चीज़ पहले लिखी जाती है उसकी कम प्रायोरिटी होती है, जो चीज़ बाद में लिखी जाती है उसकी ज़्यादा प्रायोरिटी होती है। तो जो .बॉक्स करके हमने स्टाइलिंग लिखी है वो क्योंकि हमने पेज में यहाँ इन तीनों से क्या होगा, पहले टेलविंड की क्लासेस जनरेट होंगी, फिर हमारी लास्ट में जाके क्लास जनरेट होगी, इसीलिए हमारी क्लास जो है वो हमेशा एंड ऑफ द पेज में आएगी अगर उसे हमने यहाँ पे एंड ऑफ द पेज में लिखा है तो उसकी मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी। बट फॉर एग्जाम्पल ये जो टेक्स्ट वाइट है, हम कल को अपनी खुद की कस्टम टेक्स्ट वाइट क्लास बनाते हैं,
लेट्स सपोज वी डिसाइड टू क्रिएट आवर ओन क्लास कॉल्ड टेक्स्ट वाइट, और टेक्स्ट वाइट के अंदर हम क्या अप्लाई करेंगे, हम ये स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे कि हमारी जो RGB है, या यहाँ पर हम चाहते हैं हमारा टेक्स्ट जो है वो ब्लैक कलर का हो जाए। तो इस तरीके की क्लास हमने अप्लाई की। अब टेक्स्ट वाइट कहने का क्या मतलब है, अब टेक्स्ट वाइट कहने का मतलब है कि कलर हमारा ब्लैक होना चाहिए। तो उससे किसने प्रायोरिटी ली, क्योंकि ये चीज़ हमने लास्ट में लिखी है, ये एंड ऑफ द कोड में हमने जाके लिखी है, तो इस कोड को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। तो अब हर जगह टेक्स्ट वाइट का मतलब होगा कि हमारा टेक्स्ट ब्लैक हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम लास्ट में अपना टेक्स्ट वाइट यूज़ करते हैं तो हमेशा हमारा जो कस्टम CSS हम लिख रहे होंगे, क्योंकि वो इनलाइन CSS है, उसे प्रायोरिटी मिल रही होगी इन आर style.css। तो इस तरीके से हम अपनी एक्स्ट्रा स्टाइलिंग जो है उसे ऐड कर सकते हैं यूजिंग द अप्लाई डायरेक्टिव। अब नेक्स्ट हम करने वाले हैं एक छोटी सी एक्टिविटी जिसके अंदर हम डिज़ाइन करेंगे अपने इस कार्ड को यूजिंग टेलविंड। अब ये जो एक्टिविटी है एज अ बिगिनर ये हमारे लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है, अगर हमें टेलविंड की क्लासेस थोड़ा सा एज सच इंट्यूटिवली दिमाग में अंदर नहीं आ रही तो खुद से अगर इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है हमें काफ़ी एक्स्ट्रा टाइम लगे और कुछ चीज़ें हो सकता है फिगर आउट करने में हमें प्रॉब्लम आए, बट दैट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल, क्योंकि टेलविंड ऐसा नहीं है कि एक दिन के अंदर हम सीख जाएंगे, हमें मल्टीपल चीज़ें ट्राई करनी पड़ेंगी, अलग अलग चीज़ें बिल्ड करनी पड़ेंगी, तब जाके हमें क्लासेस जो हैं, तब जाके यूजेज का जो तरीका है वो हमें याद होना स्टार्ट होगा। तो हम इस कार्ड के साथ स्टार्ट करेंगे। इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो पॉज एंड ट्राई इट ऑन योर ओन। एक बार खुद से कोशिश करके देखनी है कि कितना पार्ट हम बिल्ड कर पा रहे हैं, कितना नहीं। अब इस कार्ड को अगर हम देखें तो वी कैन लुक एट इट एज अ डिव। इस डिव के अंदर हमारे पास दो पार्ट्स हैं। इसको हम कह सकते हैं, इसको हम कोई इमेज कंटेनर कह सकते हैं या इसको कोट कंटेनर कह सकते हैं। एंड ये जो सेकेंड पार्ट है, ऑल्दो दिस इज़ नॉट एन इमेज, ये जो बैकग्राउंड है आई हैव गॉटन दिस बैकग्राउंड फ्रॉम टेलविंड इटसेल्फ। और ये जो है हमारा सेकंड पार्ट, दिस पार्ट, इसे हम कह सकते हैं अपना कंटेंट पार्ट। अब कंटेंट पार्ट के अंदर क्या क्या है, ये हमारा एक कोट है, ये हमारी कोई हेडिंग है, ये कुछ और लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास इनपुट है, ये हमारा बटन है और ये कुछ और टेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है। तो दो पार्ट्स में हमने एक सिंगल डिव को डिवाइड किया है, वन इज़ माई कोट पार्ट, वन इज़ माई कंटेंट पार्ट। तो सबसे पहले तो उसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं। बिल्कुल बेसिक ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। हम एक डिव बनाएंगे और इस डिव के अंदर हम दो और एडिशनल डिव्स बनाएंगे। इस डिव को हम रखेंगे अपना कोट के लिए, दिस इज़ माय कोट कंटेनर। एंड नेक्स्ट हमारे पास होगा हमारा कंटेंट कंटेनर। ये डिव बना लेते हैं एंड इसे हम रखेंगे अपने कंटेंट के लिए। सेव। सो दिस इज़ फॉर माय कोट एंड दिस इज़ फॉर माय कंटेंट। अब सबसे पहले अपने कोट को फिल करना स्टार्ट करते हैं। कोट को हम चाहें तो एक बैकग्राउंड दे सकते हैं। तो क्लास के लिए वी कैन गिव इट अ बैकग्राउंड ऑफ लेट्स से पर्पल 500। तो इस तरीके से पर्पल बैकग्राउंड हमारे पास आ जाएगा। पर अगर हमें वो एग्जैक्ट बैकग्राउंड चाहिए तो उसके लिए वी कैन सर्च फॉर समथिंग कॉल्ड ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट कलर्स हमारे पास होते हैं। वी कैन यूज़ द ग्रेडियंट कलर्स वी हैव इन टेलविंड एंड इन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास बैकग्राउंड कलर के काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। इफ़ वी गो टू बैकग्राउंड इमेज, अच्छा बैकग्राउंड इमेज के अंदर जाके वी हैव डिफरेंट ब्यूटीफुल ग्रेडियंट्स दैट वी कैन यूज़। वी हैव यूज दिस सेकंड ग्रेडियंट, तो इसकी हम क्लासेस सिंपली जाके कॉपी कर सकते हैं। ये हमने कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया, अपना पर्पल हम हटा लेते हैं, सेव, एंड ये हमारे पास हमारा कोट आ गया। कोट के अंदर वी नो वी हैव यूज द टेक्स्ट कलर एज वाइट, तो वाइट टेक्स्ट हम दिखाना चाहते हैं, तो ये हमारा कोट आ गया। कोट के अंदर हमने लिखा हुआ है न्यूज़ यू कैन ट्रस्ट, तो एक न्यूज़ सब्सक्रिप्शन लेटर या कार्ड हम एक तरीके से बना सकते हैं। तो न्यूज़ यू कैन ट्रस्ट, इस तरीके का हम कुछ लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास हमारा कोट आ गया है। साथ के साथ हम इसे एक इंक्रीज हाइट भी दे सकते हैं। लेट्स ट्राई एंड गिव अ हाइट ऑफ 24। दिस इज़ द इंक्रीज हाइट। हम चाहे तो इसको डिक्रीज भी कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं। वी कैन मेक इट 20 इनफैक्ट। तो इस तरीके से हम इसे हाइट दे सकते हैं। अब अपने टेक्स्ट को यहाँ पे सेंटर करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। लेट्स ट्राई टू गिव इट अ फ्लेक्स प्रॉपर्टी। फ्लेक्स इसको अगर हमने दे दिया तो फ्लेक्स के बाद वी कैन गिव इट, या इनफैक्ट डायरेक्टली इसको अगर हम टेक्स्ट सेंटर दे दें, सेव, तो ये टेक्स्ट हमारा सेंटर में आ गया। या टेक्स्ट सेंटर की बजाय लेट्स गिव इट फ्लेक्स बिकॉज वी ऑल्सो वॉन्टेड टू बी वर्टिकली सेंटर्ड। फ्लेक्स हमने दे दिया। अब हॉरिजॉन्टली अलाइन करने के लिए द क्लास वी हैव इन टेलविंड इज जस्टिफाई सेंटर, सेव।
तो ये सेंटर के अंदर आ गया। एंड अलाइन करने के लिए आइटम्स को, लेट्स गो टू फ्लेक्स। इवन आई डोंट रिमेंबर ऑल ऑफ द क्लासेस एंड आई डोंट थिंक एनीबडी डज। जो हमारी मेजर क्लासेस होती है जिनको हम बार बार यूज़ करते हैं, वो टाइम के साथ जब आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनाओगे उस तरीके से आपको याद होंगी। तो फ्लेक्स के लिए वी हैव टू यूज़ अलाइन आइटम्स। तो अलाइन आइटम्स के लिए वी कैन यूज़ आइटम्स सेंटर सेव। तो ये हमारा सेंटर के अंदर आ गया। हम चाहें तो इसे बोल्ड बना सकते हैं। तो क्लासेस को बोल्ड करने के लिए हमें क्या करना होता है, फॉन्ट के अंदर यानी टाइपोग्राफी में जाएंगे एंड फॉन्ट वेट के अंदर वी कैन यूज़ फॉन्ट बोल्ड। लेट्स ट्राई एंड मेक इट बोल्ड। सो दिस इज़ आर बोल्ड फॉन्ट। तो इस तरीके से हम कुछ कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा अपर पोर्शन हो गया, हमारा कोड कंटेनर। नेक्स्ट हम बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हैं अपने कंटेंट कंटेनर को। तो कंटेंट कंटेनर के अंदर यहाँ पर आ जाते हैं। कंटेंट में सबसे पहले तो हम अपनी एक H3 हेडिंग रख सकते हैं। वी कैन मेक द हेडिंग टू बी स्टे अप टू डेट विद द लेटेस्ट। फिर हम एक पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं। पैराग्राफ के अंदर वी कैन राइट आर टेक्स्ट subscribe to our newsletter for the latest news straight into your inbox and इसे सेव कर देते हैं। So this is our heading. This is supposed to be okay, newsletter की spelling हम ठीक लेते हैं, ठीक कर देते हैं। This is supposed to be the paragraph. ऑल्सो आई हैव जूम्ड इन टू द पेज अ लिटिल बिट। सो ओरिजिनल जो हमें दिखाई देगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। हम चाहें तो कुछ कुछ चीज़ें इसमें इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे हाइट को वी कैन मेक इट 24। ये न्यूज़ यू कैन ट्रस्ट। हम चाहें तो साइज़ को बढ़ा सकते हैं टेक्स्ट के। तो फॉन्ट साइज़ जो है उसको इंक्रीज करने के लिए वी कैन मेक इट एक्सेल, आई बिलीव टेक्स्ट एक्सेल। फॉन्ट साइज़ हमारा थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। अब यहाँ पे ये हमने हेडिंग दी है, ये हमने अपना पैराग्राफ दिया है। साथ के साथ वी ऑल्सो नीड टू इंक्लूड अ फॉर्म जिसके अंदर कोई भी यूज़र जो है वो साइन अप कर सके। फॉर्म के अंदर वील हैव वन इनपुट। इनपुट में हम एक प्लेस होल्डर ऐड कर देते हैं, your@email.com। दिस इज़ आर प्लेस होल्डर एंड वी ऑल्सो हैव अ बटन। बटन के अंदर वी आर गोइंग टू राइट सब्सक्राइब नाउ। एंड लास्ट में हम एक छोटा सा और पैराग्राफ दे देंगे जिसके अंदर हमें लिखना है वी वैल्यू योर प्रिवेसी। सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास आ गई। अब बाय डिफ़ॉल्ट देखोगे तो बटन जैसा दिखाई नहीं देता जब हम टेलविंड यूज़ करते हैं। इनपुट बॉक्स भी हमारे पास डिफरेंट सा दिखाई देता है। तो इनके अंदर काफ़ी सारी चेंजेस हैं जो हमें करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा सेंटर अलाइन करने की कोशिश करते हैं। तो इनके पेरेंट के अंदर आते हैं एंड इसे कुछ क्लासेस देना स्टार्ट करेंगे। इसे हम क्लास दे सकते हैं, लेट्स गिव इट टेक्स्ट सेंटर। सेव। तो हमारा सारा का सारा टेक्स्ट हमारे पास सेंटर में आ गया। एंड साथ के साथ इन दोनों को फॉर्म के अंदर इसे साथ में हम ऊपर से थोड़ा सा स्पेस दे सकते हैं। लेट्स गिव इट अ मार्जिन फ्रॉम टॉप इक्वल टू 6 में भी। तो ये थोड़ी सी स्पेसिंग हमारे पास आ गई। इसी तरीके से बॉटम में ये जो वी वैल्यू या प्राइवेसी है इसको भी मार्जिन दे सकते हैं फ्रॉम टॉप एंड बॉटम इक्वल टू 6। आई थिंक दिस शुड बी इनफ। साथ में हम अपने पेरेंट कंटेनर को भी कुछ मार्जिन दे सकते हैं क्योंकि अभी जो है ये टॉप से कनेक्टेड है। तो इसे सम मार्जिन दे देते हैं फ्रॉम टॉप इक्वल टू 20 में भी। तो आई थिंक दिस इज़ द मार्जिन दैट वी वांट टू गिव। साथ के साथ इसे लेफ़्ट और राइट से भी हम कुछ मार्जिन दे देते हैं। लेट्स गिव इट अ मार्जिन ऑफ 24 या थोड़ी सी इसे और इंक्रीज कर देते हैं, 44 अगर देते हैं। सो दिस इज़ आर मार्जिन। चाहे तो और इंक्रीज कर सकते हैं, वी कैन कीप इट 48, वी कैन कीप इट 52। तो इतनी मार्जिन आई थिंक इज़ इनफ। तो ये हमारे पास न्यूज़ यू कैन ट्रस्ट आ गया। अब हमें नीचे वाली चीज़ों को थोड़ा सेटअप करना है, पर उससे पहले इस कंटेनर को भी हम अपना फ्लेक्स कंटेनर बना सकते हैं। फ्लेक्स बना दिया, सारी चीज़ें एक लाइन पे आ गई, पर इसे हम रैप करवाना चाहते हैं। सो लेट्स गिव इट फ्लेक्स रैप। रैप कर लिया, प्लस रैप के साथ साथ यहाँ पर ये जो हमारा फर्स्ट कंटेनर है डिव वाला, इसे हम दे सकते हैं विड्थ ऑफ फुल। विड्थ ऑफ फुल कहने का मतलब है जितनी विड्थ है उतनी दे दो। सेम चीज़ यहाँ पर दे सकते हैं, वी कैन गिव इट विड्थ ऑफ फुल। दोनों पेरेंट कंटेनर्स को विड्थ ऑफ फुल हमने दे दी। साथ के साथ इसे हम एक जस्टिफाई सेंटर दे सकते हैं। वैसे डिड वी नीड जस्टिफाई सेंटर? आई डोंट थिंक वी नीडेड जस्टिफाई सेंटर।
तो अभी के लिए जस्टिफाई सेंटर इसको देने की ज़रूरत नहीं है। अब अपनी इस हेडिंग की तरफ आ जाते हैं। हमारी जो H3 हेडिंग थी, इसके लिए हमें टेक्स्ट साइज़ को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा बोल्ड करके लिखना पड़ेगा। तो इसके टेक्स्ट को वी आर गोइंग टू मेक इट लार्ज टेक्स्ट, तो ये थोड़ा सा लार्जर हो गया साइज़ के अंदर। ऑल्सो बोल्ड बनाने के लिए फॉन्ट वेट के अंदर वी कैन मेक इट फॉन्ट सेमी बोल्ड मे बी, तो इसे लिख देते हैं फॉन्ट सेमी बोल्ड, सेव। तो ये हमारा सेमी बोल्ड हो गया फॉन्ट, तो ये हमारा फॉन्ट जो है वो सेमी बोल्ड होके आ गया। नेक्स्ट टेक्स्ट को हम इसी तरीके से रख सकते हैं। अपने फॉर्म पर आ जाते हैं। फॉर्म के लिए लेट्स मेक द फॉर्म फ्लेक्स एंड फ्लेक्स रैप, मे बी फ्लेक्स रैप हो गया, पर अभी भी चीज़ें यही हैं। पर उसके साथ साथ जो हमारा इनपुट कंटेनर है इसे हम कुछ क्लासेस देंगे, और हमारा जो बटन है इसे हम कुछ क्लासेस देंगे। सबसे पहले तो बटन को हम एक बैकग्राउंड दे सकते हैं। लेट्स गिव इट अ बैकग्राउंड ऑफ पर्पल 500 अभी के लिए। सो दिस इज़ आर बटन। अभी के लिए दिस इज़ नॉट द फिक्स्ड कलर दैट वी वांट टू गिव, हम इस कलर को चेंज करेंगे बाद में जाके, बट अभी के लिए हमें दिखाई दे रहा है कि ये हमारा बटन का प्रॉपर एरिया है। तो हमारा जो इनपुट है इसे हम अपनी फुल विड्थ देना चाहते हैं, तो ये हमारा प्रॉपर इनपुट आ गया। और जो बटन है इसको भी हम अपनी फुल विड्थ देना चाहते हैं, तो ये हमारा प्रॉपर बटन आ गया। अब अभी हमें इतना बटन नहीं चाहिए साइज में, तो हम क्या करेंगे, इसे मार्जिन दे देंगे फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, एंड सेम विल गो फॉर आर इनपुट एलिमेंट। सबसे पहले इनपुट की स्टाइलिंग को ऐड करना स्टार्ट करते हैं। इसे हम मार्जिन देंगे फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, तो मार्जिन x दे सकते हैं। वी कैन गिव इट अ मार्जिन ऑफ 52 मे बी। तो ये हमारा इनपुट एलिमेंट हो गया जो हाईलाइट होके आ रहा है। साथ के साथ इसे एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। इफ वी गो एंड लुक एट बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर में हम इसे हल्का सा ग्रेइश बैकग्राउंड इसको देंगे, तो वी कैन गिव इट स्लेट 200, बैकग्राउंड स्लेट 200 दे देते हैं, सेव। तो ये हमारा बैकग्राउंड कलर आ गया। साथ के साथ हम चाहें तो इस टेक्स्ट को सेंटर के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट सेंटर हमारे पास हो गया, तो टेक्स्ट सेंटर के अंदर आ गया। हम अपने प्लेस होल्डर का टेक्स्ट भी छोटा कर सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर हमें प्लेस होल्डर का टेक्स्ट छोटा करना है टेलविंड के अंदर, तो वी कैन राइट प्लेस होल्डर एंड फिर कोलन, एंड उसके बाद जो भी हम चाहते हैं, जैसे अगर हम टेक्स्ट को स्मॉल बनाना चाहते हैं तो टेक्स्ट SM हम लिख सकते हैं, तो ये टेक्स्ट हमारा स्मॉल हो गया। प्लस इसे कुछ हम मार्जिन दे देते हैं फ्रॉम टॉप, मार्जिन फ्रॉम टॉप इक्वल टू 2 या इक्वल टू 4। तो हमारे पास कुछ मार्जिन आ गई फ्रॉम टॉप। एंड सिमिलरली हम चाहें तो बॉटम से भी दे सकते हैं, तो मार्जिन फ्रॉम टॉप एंड बॉटम हमारे पास आ गया। लेट्स ऑल्सो ट्राई एंड गिव इट सम पैडिंग, ताकि हाइट में थोड़ा सा देखने में बेटर लगे। पैडिंग ऑफ 2 देते हैं, तो ये हमारा इनपुट बॉक्स थोड़ा सा साइज में बड़ा हो गया। तो ये हमारा इनपुट बॉक्स हो गया। लेट्स बेटर आर बटन नाउ, लेट्स मेक इट ब्लू, सेव। तो ये हमारा ब्लू बटन हो गया। इसके अंदर टेक्स्ट को हम वाइट रख सकते हैं, तो टेक्स्ट वाइट, सेव। ये हमारा वाइट टेक्स्ट हो गया। इसे भी हम क्या करेंगे, सेम मार्जिन दे देंगे, सेव। ये भी हमारे पास सेम मार्जिन आ गई। एंड चाहें तो इसे भी पैडिंग दे सकते हैं, पैडिंग फ्रॉम y इक्वल टू 2। तो ये भी साइज़ के अंदर थोड़ा सा बड़ा हो गया है। एंड अब इन चीज़ों को अगर हमें राउंडेड बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके लिए राउंडेड प्रॉपर्टी को सेट करना पड़ेगा। वी कैन मेक इट राउंडेड, या इसके लिए तो वी कैन मेक इट राउंडेड फुल। राउंडेड फुल से पिल शेप आ जाएगी सब्सक्राइब नाउ बटन में, और अपने इनपुट फील्ड को हम राउंडेड बना सकते हैं। सो दिस इज़ नाउ राउंडेड एंड दिस इज़ आर सब्सक्राइब नाउ बटन। वी वैल्यू या प्रिवेसी, ये जो है इसे हम मार्जिन फ्रॉम टॉप दे सकते हैं इक्वल टू 6। एंड साथ के साथ चाहें तो इसका टेक्स्ट जो है थोड़ा सा स्मॉल कर सकते हैं। सो वी वैल्यू या प्रिवेसी। तो इस तरीके से हमारा लेटर अवेलेबल है। अब बस इसको हमें बॉर्डर थोड़ा सा देना पड़ेगा। बॉर्डर देने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। लेट्स ऑल्सो मेक इट राउंडेड, एंड साथ के साथ हमें अपने इस कोट कंटेनर को भी राउंडेड बनाना पड़ेगा। राउंडेड एंड बॉर्डर 2 से हमें क्लियर हो जाएगा। बॉर्डर हमें अब दिखाई दे रहा है कि क्या बॉर्डर है इसका। MY6 कर देते हैं ताकि नीचे से भी थोड़ा सा गैप मिल जाए। बॉर्डर अब हमें दिखाई दे रहा है। बॉर्डर जो है हमारे आउटर कंटेनर का, मेन कंटेनर का, वो भी क्या है, राउंडेड है, और विड्थ उसकी 2 पिक्सल्स के इक्वल है। पर हम चाहते हैं कि हमारा जो कोट कंटेनर है उसमें भी अपर एंड पे जो बॉर्डर है लेफ्ट और राइट में राउंडेड हो जाए। तो उसके लिए बॉर्डर जब हम जाकर लिखते हैं, तो
अगर हमें टॉप लेफ्ट एंड टॉप राइट से सिर्फ बॉर्डर देना है तो उसके लिए वी कैन यूज़ एक्स। तो बॉर्डर लेफ्ट एंड बॉर्डर राइट अगर हमें सेट करना है तो उसके लिए हम अपने कोट कंटेनर में जाके लिख सकते हैं बॉर्डर x2, सेव। तो ऊपर की तरफ बॉर्डर मिल गया है हमारे कंटेनर को, नीचे की तरफ एज सच कोई बॉर्डर नहीं है। वी कैन मेक द कलर टू बी ब्लैक, बॉर्डर कलर ब्लैक देने के लिए वी कैन गिव इट बॉर्डर ब्लैक, सेव। तो ये हमारे पास हमारा कलर आ जाएगा। इफ़ वी वांट टू मेक इट मोर राउंडेड तो इसको हम राउंडेड लार्ज कर सकते हैं, वी कैन मेक इट राउंडेड लार्ज, तो ये और थोड़ा सा राउंडेड हो जाएगा। प्लस यहाँ पर भी हम इसे कर सकते हैं राउंडेड लार्ज, तो ये भी राउंडेड लार्ज के इक्वल हो जाएगा। लेट्स कम टू बॉर्डर रेडियस, हमें सिर्फ टॉप लेफ्ट एंड टॉप राइट में करना है, तो राउंडेड टू टॉप। तो ये अब सिर्फ टॉप से राउंडेड होके आ रहा है हमारा इमेज वाला। एंड इनफैक्ट वी डोंट नीड टू गिव इट अ बॉर्डर, हमें सिर्फ इसे राउंडेड करना है बिना कोई बॉर्डर दिए हुए। तो अब ये क्या कर रहा है, कंप्लीटली फिट इन कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो न्यूज़ लेटर है कंप्लीटली एम्प्टी है। इट लुक्स ब्यूटीफुल, इट हैज़ अ लॉट ऑफ गुड कलर्स दैट आर इम्पोर्टेड फ्रॉम टेलविंड। बट एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि हमें लिखनी वही है बेसिक CSS, खुद ही CSS लिख के हमें चीज़ों को डिज़ाइन करना है। बस हमें नई क्लासेस हैं जिनको याद रखना पड़ेगा। पर एक बार क्लासेस याद हो जाती हैं, इट इज़ फेयरली ईजियर टू डू थिंग्स इन टेलविंड CSS। बट वंस अगेन, एज अ फेयरवेल आई वुड एडवाइज यू टू नॉट गो सो मच डीप इन टू टेलविंड। हमारे पास और भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जिन पर हम और ज़्यादा डबल डाउन कर सकते हैं, जिन पर हम और ज़्यादा फोकस डाल सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग आवर फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। हम क्या कर सकते हैं, रिएक्ट को हमने सीख लिया, उसको हमने यूज़ करना सीख लिया, तो हम आगे के जो भी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे वो हम रिएक्ट को यूज़ करके बना सकते हैं। उसके अंदर हम मिनी प्रोजेक्ट्स ट्राई कर सकते हैं, हम टाइपस्क्रिप्ट जैसी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। या फिर अभी तो हमने बैच के अंदर एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट बनाया है, आप और ज़्यादा फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स बना सकते हो और इन्हीं टेक्नोलॉजीज़ को आप और अच्छे से सीख सकते हो टू हैव मोर ग्रेट प्रोजेक्ट्स टू राइट इन योर रेज्यूमे, टू राइट इन योर प्रोफाइल, एंड देन यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग मोर एंड मोर टू कंपनीज एंड गेट योर फर्स्ट इंटर्नशिप एंड गेट योर फर्स्ट जॉब। तो आई होप कि डेल्टा के अंदर जितनी भी चीज़ें हमने कवर की, जितना भी हमने खूब सारा जो वेब डेवलपमेंट सीखा, उसको करने में आपको भी उतना ही मज़ा आया होगा जितना फ्रैंकली मुझे आया, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी के साथ बांटने में, शेयर करने में वो चीज़ें जो शायद मुझे वेब डेवलपमेंट के अंदर आती थी। बट इट हैज़ बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड डेफिनेटली वेब डेवलपमेंट ऐसी स्किल है जिसके अंदर अगर आप अच्छा कर जाते हो देन यू विल स्टे रेलिवेंट। एंड बहुत कुछ है इस फील्ड के अंदर सीखने के लिए, बहुत सारा टाइम है जो डेडिकेट किया जा सकता है। ऑलमोस्ट हर फील्ड के साथ इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि एट दी एंड डेवलपमेंट को यूज़ करके ही टेक के अंदर प्रोजेक्ट्स बनते हैं। तो इट इज़ एन एसेंशियल स्किल टू हैव, एंड आई होप कि स्किल को आप और ज़्यादा अच्छे से सीखें और ज़्यादा अच्छे से कंप्लीट करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट किसी ट्यूटोरियल के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।